किसी भी स्वयं सेवी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, जो अलग अलग स्रोतों जैसे सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, विदेशी संस्थान और कॉरपोरेट से प्राप्त की जाती है। इनको अप्रोच करने के लिए संस्थानों को अपने कार्यक्रम की रूपरेखा भेजने की जरूरत होती है, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि प्रोग्राम क्या है, कितनी अवधि का है, कितने मैन पावर की जरूरत होगी तथा एक अनुमानित खर्चा क्या होगा। इस प्रकार के दस्तावेज को प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए विश्व युवक केंद्र ने बॉश इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से CSR और अन्य डोनर के लिए एक परियोजना प्रस्ताव कैसे लिखें, इस पर चर्चा करने के लिए समर्थ परियोजना 4 महीने का ई-प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ DYK और बॉश टीम के बिहाफ पर। मैं आज के हमारे सब्जेक्ट विशेषज्ञ, हमारे मॉड्यूल फैकल्टी श्री हरीश वशिष्ठ सर का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले सत्र के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा CSR लॉस के बारे में हमने जाना, जिसमें सत्र की शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वेलकम नोट के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम पिछले सत्र का रिकैप भी करते हैं और हमारे जो भी सब्जेक्ट विशेषज्ञ रहते हैं, हमारे मॉड्यूल फैकल्टी रहते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कार्यभार संभाला हमारे साथी प्रोग्राम ऑफिसर मिस्टर आनंद कुमार ने, जो कि DYK में कार्यरत हैं। जैसा सत्र आगे बढ़ा, हमारे जो मॉड्यूल फैकल्टी रहे उस वक्त, उस सत्र में श्रीमती गायत्री सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने बेसिकली CSR कानून के बारे में बात करी। जो भी CSR कानून के तहत आने वाली योजनाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उसके बारे में हमें बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ चर्चा की हमारे साथ, और किस तरह से हम एक संस्था के रूप में फंड के लिए हम संपर्क कर सकते हैं, वित्तदाताओं को, डोनर्स को अप्रोच कर सकते हैं। फिर प्रश्न उत्तर सत्र, जो कि हमारे सहकर्मी श्री राकेश सिंह जी ने संभाला, और मॉड्यूल असाइनमेंट्स के बारे में और डेडलाइंस के बारे में मैं आप लोगों के सामने अपने क्लैरिफिकेशंस के साथ रही, एक्सप्लेनेशन के साथ रही। अंत में, जैसा कि हर सत्र का हमें अलाउ करता है कि वोट ऑफ थैंक्स का जो जिम्मेदारी है वो रहा हमारे सहकर्मी श्री मंजुनाथ जी ने संभाला उसको। अगर हम बहुत ही संक्षिप्त में रिकैप करें अपने पुराने सत्र का, अपने पिछले सत्र का, जो कि CSR कानून पर आधारित था, तो कुछ मेजर पॉइंट्स जो थे वो कवर किए गए हमारे सब्जेक्ट विशेषज्ञ के द्वारा, जिसमें मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया कि एक्चुअली में CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका क्या तात्पर्य है। उन्होंने हमें बिगिनिंग से, भारत में स्टार्टिंग से किस तरह से CSR का इवोल्यूशन रहा है उस बारे में हमें समझाया। साथ ही जो भी CSR कानून के तहत डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं, डिफरेंट कमिटीज आती हैं, उनके क्या क्या जिम्मेदारी हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भूमिकाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें बहुत गहनता के साथ समझाया। साथ ही CSR एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, तो करीब 12 थीमेटिक एरियाज के बारे में मैम ने हमसे चर्चा की, और क्या क्या जरूरी कागजात होने चाहिए हमारे पास अगर हम CSR के थ्रू अपना फंड अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो साथ ही किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक CSR को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई, एक स्टेप बाय स्टेप्स जो एसेंशियल रहते हैं, जरूरी जो हमारे कदम होने चाहिए एक संस्था के रूप में, कि किस तरह से हम मैपिंग करें, प्रोफाइलिंग करें, अपना प्लानिंग करें ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजीज, रणनीतियों को बनाएं। इस बारे में मैम ने हमसे बहुत ही गहनता के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की।
तो जैसा कि हमारा टाइटल है आज के सत्र के लिए, सत्र 6 में, राइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर CSR एंड अदर डोनर्स। इसमें सभी प्रतिभागियों को मैं बताना चाहूंगी कि इन 5 एरियाज को हमारा कवर करने का एम है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हम समझेंगे कि डोनर्स की क्या प्रायोरिटीज रहती हैं, क्या प्राथमिकता रहती हैं, या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक संस्था से। अगर कोई संस्था उनको अप्रोच करना चाह रही है तो उनके प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि डोनर्स उनको एक्नॉलेज करें। टू आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल इन अ प्रोफेशनल अप्रोच, बहुत जरूरी एक कदम है, स्टेप है, जो आज हमें हरीश वशिष्ठ सर से जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह हम अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल का फ्रेमवर्क बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल को की कंटेंट्स के रूप में नरेट कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह से हम रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क को आर्टिकुलेट कर सकते हैं एक इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के रूप में, और साथ ही साथ हम किस तरह से अपनी प्लानिंग और प्रपोजल राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं एक फ्रेमवर्क में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग। साथ ही हम कंटेंट्स की बात करें तो बहुत कुछ मिलता जुलता रहता है कि आज हम इस सत्र के एंड तक हम समझ पाएंगे, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एक संस्था को क्या ऐसा अपने प्रपोजल में लिखना चाहिए, या जरूरी समझते हुए कि डोनर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कि उनकी क्या प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही फ्रेमवर्क की जैसे बात की कि एक हमें अलाइनमेंट मिल जाएगा कि हमें इस कदम में, इस रूप में अग्रसर करना है, अपने प्रपोजल राइटिंग को ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल कैसा बनाना है, साथ ही हमें रिजल्ट बेस्ड अप्रोच कैसे रखना है अपने प्रपोजल राइटिंग में। इसके साथ ही वक्त है हमारे जो मॉड्यूल असेसमेंट के बारे में बताने का। जिस तरह से आपको पता ही है, हर बार की तरह हमारा अटेंडेंस जो मुख्य आधार है, 30% अटेंडेंस प्रतिभागियों की तरफ से हम उम्मीद करते हैं। असाइनमेंट 1 और 2 जो कि 25-25% के रूप में सभी को जानकारी है इस बारे में कि बहुत जरूरी है, और टाइम से सबमिट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम एज टीम, BYK टीम एंड बॉश टीम को एक पता चलेगा कि हाँ, हम सही दिशा में अग्रसर हैं। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी जो कि 20% हमने रखा है। हमने लास्ट मॉड्यूल में बातचीत की कि हम CSR के लिए अप्रोच करेंगे। हमने ये सीखा कि CSR का लैंडस्केप कौन सा है, तो उसके आगे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जैसे गायत्री जी ने चर्चा की थी कि कौन कौन हमारे यहाँ प्रायोरिटी एरिया में CSR के की प्लेयर हैं, ऐसे नेशनल लेवल पे कौन कौन से की प्लेयर हैं, इस तरह से हम उसकी एप्लीकेबिलिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में तय कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटिव और बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की नहीं, बुलेट पॉइंट में, की पॉइंट्स में। हमारा पर्पज ये असेस करना नहीं कितना अच्छा आप राइट अप लिखते हैं, बट उसको आप कैसे अपनी संस्था में उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये चीज कहना चाह रहा था, कई बार क्या इसी वजह से लोग सोचते हैं लंबा लिखना है, कठिन हो गया, तो वो असाइनमेंट भेजने में और डिले हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट वो लेंथ नहीं है, बट उसके अंदर जो आपने इनपुट दिया है वो इनपुट इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट सभी साथियों से है, और मैं जानता हूँ सभी साथी गंभीरता से इस पे काम भी कर रहे हैं, और कई बार इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। आजकल वैसे भी बहुत तरह की प्रोसेसेस चल रही हैं, तो मुझे लगता है वो असाइनमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में इसीलिए रिइंफोर्स कर रहा था मुक्ता जी, उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरे को अप्रोच कैसे करते हैं, और मुझे लगता है कि प्रपोज शब्द ही बड़ा पॉपुलर है, प्रपोज करना है ना, और किसी को प्रपोज करने में कितना मुश्किल होता है, कितनी विधाएं, क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। इसको अन्यथा न समझें आप, मैं तो प्रपोजल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि डोनर्स के पास सोर्सेज नहीं है,
पर कई बार हमारे प्रपोजल और उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बीच की मैचिंग नहीं हो पाती है। अब हम थोड़ी सी, मैं यहाँ पर रिकैप, पिछले मॉड्यूल का आपने अभी अपूर्वा जी ने तो किया ही, मैं थोड़ा इसके प्रोग्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी रिकैप से शुरुआत करना चाहता हूँ। और इसलिए रिकैप करने की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पिछले मॉड्यूल का इस मॉड्यूल के साथ क्या कनेक्ट है, राइट। एक तो हमने एक मॉड्यूल में बहुत डिटेल में बात की थी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग की, जिसमें हमने इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बातचीत की थी, हमने इम्पैक्ट की बात की, आउटकम की बातचीत की थी, हमने रिजल्ट्स की बात की या आउटपुट की बात की, इनपुट की बात की, एक्टिविटी की बात की, और थोड़ा सा LFA के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बातचीत की थी कि अगर रिजल्ट हायरार्की है तो उस हायरार्की के कॉन्टेक्स्ट में हमारे इंडिकेटर्स क्या हैं, हमारे सोर्स ऑफ वेरिफिकेशंस क्या है, हमारे रिस्क और अजम्पशंस क्या है। एक तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग की बातचीत की थी, नंबर 1। दूसरा हमने बातचीत की थी कि हम प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा जो रिसोर्सेज है फंड रेज करते हैं, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के, चाहे फाइनेंशियल हो, मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो वो पंकज जी ने बहुत डिटेल से इंस्टीट्यूशनल फंडर्स की बातचीत की थी, और इंक्लूडिंग जो क्राउड फंडिंग और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कि चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बायलेटरल हो या मल्टीनेशनल हो या UN ऑर्गेनाइजेशंस हो, उस लैंडस्केप को मैप करके अपनी संस्था की आवश्यकता, क्षमता व संबंधों को देखते हुए हम एक फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी बनाए और उसके आधार पे हम अपनी फंडिंग के लिए अप्रोच करें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस था जो गायत्री जी ने किया था कि एक तो CSR एक्ट बना, एक्ट के बाद मैंडेटरी हुआ, मैंडेटरी के बाद CSR इम्प्लीमेंटेशन के लिए CSR रिसोर्सेज हैं, और उन्होंने डाटा दिया था कि CSR के कितने सारे वेरिएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ CSR स्पेंडिंग। और उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई थी कि बहुत बड़ा स्कोप है, ये एक इमर्जिंग लैंड्स के इमर्जिंग एरिया है नॉन प्रॉफिट्स के लिए भी, कि जहां पर CSR फंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग टाइपोलॉजी की बातचीत की थी, और CSR में जो शेड्यूल 7 में जो परमिसेबल एक्टिविटीज हैं, और मुझे याद है गायत्री जी ने कहा था कि लगभग सभी चीजें कर सकते हैं, हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन दैट, आप उसको कैसे परिभाषित करते। तो इन तीनों को, खास करके मॉड्यूल को, और जो इससे पहले मॉड्यूल में उसका थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं जिक्र करूंगा। अब इन तीनों के अगर हमने अच्छे से समझा है तो अब सवाल आता है कि लेट अस गेट रेडी टू राइट अ प्रपोजल, हम एक प्रपोजल तैयार करें और वो प्रपोजल हम पोटेंशियल डोनर एजेंसीज को भेजें। आज के मॉड्यूल में हम इसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा मैं कुछ चीजों को बैक एंड फोर्थ रिलेट भी करूंगा ताकि हमको समझने में मदद मिले। ठीक है अजीत सर? एकदम बिल्कुल ठीक सर। जैसे मैंने उस दिन कार्यक्रम की यात्रा की बातचीत की थी, उसी तरह से एक प्रपोजल की भी एक यात्रा होती है। और वो यात्रा क्या है कि हम शुरुआत करते हैं जानकारी जुटाने से, रिसर्च एनालिसिस से, फिर हम एक पोटेंशियल डोनर की तलाश करते हैं कि जिसको हम अप्रोच करना चाहते हैं। या तो किसी ने कॉल किया है यानी प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगे हैं, या किसी ने आपको इनवाइट किया है प्रपोजल सेंड करने के लिए, या हम किसी को सीधे अप्रोच करने हैं, ना कॉल है ना इनवाइट है, पर हम एज ए इंस्टीट्यूशन उनको फंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अब अगर इसके बाद जो तीसरा चरण है कि हम एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार करते हैं। पिछली बार पंकज जी ने भी काफी जोर से कहा था कि कॉन्सेप्ट नोट को समझना जरूरी है। मैं इस पे थोड़ी देर में इस पे और चर्चा करूंगा। फिर जब हमने कॉन्सेप्ट नोट दे दिया तो उनके साथ हम एक संवाद की प्रक्रिया में जुड़े थे, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस। और हमने जो कॉन्सेप्ट नोट शेयर किया है, प्रपोजल बनाया है, आइदर और की मैं बात कर रहा हूं, वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। और अगर उनको हमारा प्रपोजल या कॉन्सेप्ट जचा तो वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और अगर बात बनी फिर हम एक नेगोशिएशन में जाते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई लेट अस डू इट टुगेदर, हम इसको साथ करेंगे। और फिर एग्रीमेंट फॉर्मली हम उनके साथ फंडिंग एग्रीमेंट में, और फिर जब एक बार एग्रीमेंट हो जाता है तो हम उसको क्रियान्वित करते हैं, उसका अनुश्रवण करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और फाइनली हम उसको इवैल्यूएट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स का जो भी टेन्यूर है। और इवैल्यूएशन में
आगे के रास्ते, नेक्स्ट फेज में हम उसका क्या एक्सटेंशन देख रहे हैं, और उस आधार पर हम एक नए प्रपोजल निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। तो एक प्रपोजल की भी अपनी यात्रा है, उसके एक आवश्यकता के अध्ययन से लेके और फिर उसके मूल्यांकन तक फिर हम नई लगातार यात्रा चलती रहती है। किसी भी संगठन में प्रपोजल राइटिंग लिखने की जितनी अच्छी क्षमता होगी उतना उसका फंड मोबिलाइजेशन या फंड रेजिंग की क्षमता अधिक होगी, और कई बार ये क्षमता बढ़ानी पड़ती है, अपने आप होती नहीं है। और इसीलिए इस मॉड्यूल में ये कोशिश की जा रही है, या इस कोर्स के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि हम संस्थाओं को थोड़ी आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट बनाने की दृष्टि से बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्किल्स को हम तैयार करें। तो अगर हम प्रपोजल की इस यात्रा को थोड़ा आगे ले जाए, और मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जा रहा हूं पिछले चरण में याद दिलाने के लिए, क्योंकि प्रपोजल में उन सारी चीजों को हमको दोबारा देखना पड़ेगा। हमने कहा था प्रोग्राम मैनेजमेंट साइकिल, आवश्यकता आकलन करते हैं, एक बेसलाइन तैयार करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, फॉलो अप, और फिर रिप्लानिंग करते हैं। तो कार्यक्रम और परियोजना का जो ये जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र जिस तरह से यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये लगातार चलता रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहती है, अपने मिशन और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती रहती है। लास्ट टाइम पे थोड़ा हमने एक और चीज पे काफी फोकस किया था, मेरे मॉड्यूल में खास करके जो प्रोजेक्ट पे था, कि प्रोग्राम हमारे लंबे समय के लिए है, और प्रोजेक्ट हमारा एक निश्चित समय के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए किसी एक डिफाइंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, विद गिवन बजट एंड रिसोर्सेज। यानी एक सीमित संसाधनों में एक निश्चित समय में एक निश्चित परिणाम हम हासिल करना चाहते हैं, और उस दृष्टि से प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज टाइम बाउंड और विद डिफाइंड रिजल्ट्स। तो इस दृष्टि से हमें प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम ये कहें, जैसे मैंने अभी बातचीत की, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि किसी भी प्रोजेक्ट्स में दो चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा जो एक कोई प्रॉब्लम है, मान लिया जाए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन की बात की कि किसी एक क्षेत्र में आज लोगों की आजीविका का बड़ा संकट है, या खाद्य वर्ष भर उत्पादन, खाने के लिए पूरा अनाज नहीं हो पाता है, या शिक्षा से बालक या बालिकाएं वंचित हैं, और हमने इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये सोचा कि उस स्थिति में हम एक बेहतर स्थिति की हम लोगों ने डिफाइंड किया है, और इस वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति में पहुंचने के लिए हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ प्लान्ड डेलिबरेट इंटरवेंशन करते हैं, यानी जानबूझकर तय किए गए नियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से हम इस स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं। और ये बदलाव क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ये बदलाव क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। तो एक हमारे किसी भी प्रोजेक्ट्स में एक हस्तक्षेप है, और दूसरा एक समय सीमा है, और इसके बीच हम एक डिफाइंड रिजल्ट, यानी एक तय किए गए डिफाइंड पर्पस को हम अचीव करते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का साइकिल हमने इसकी बातचीत की थी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। तो ये इस तरह का सर्कल है कन्वेंशनल। अगर हम थोड़ी प्रोजेक्ट की ट्रांजेक्ट देखें, अगर इसकी थोड़ा सा हम विश्लेषण करें, तो जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में दो डायमेंशन है, या तो उसमें हम कुछ करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, और उस समय के साथ हम एक मान लिया जाए 3 साल का पीरियड है, तो 3 साल के बीच में हम कुछ हस्तक्षेप करेंगे। और जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि हम कुछ एक्टिविटी या इनपुट करते हैं, उन इनपुट से कुछ रिजल्ट तैयार होते हैं या आउटपुट तैयार होते हैं, उन आउटपुट्स के आधार पे कुछ इफेक्ट्स या आउटकम्स पैदा होते हैं, और उन इफेक्ट्स और आउटकम्स के माध्यम से हमारा एक इम्पैक्ट हम वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं। अब आप थोड़ी सी देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में, अगर आप ये वाली लाइन देखें, हरी वाली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और फिर धीरे धीरे नीचे हो जा रहा है। तो यानी हमारा जब प्रोजेक्ट शुरू होता है, अब यहाँ ये एक्टिविटी का डोमेन है, तो देखिए धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज ग्रेजुअली बढ़ रही है, और फिर एक लेवल के बाद धीरे धीरे करके हमारी तक एंडिंग में एक्टिविटीज कम होती जाती है।
अब दूसरा यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे अब ये चक्र आगे बढ़ रहा है तो आपको देखेंगे धीरे धीरे जब काम शुरू हो गया धीरे धीरे आउटपुट्स आने लगते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पीरियड बढ़ेगा हमारे आउटकम्स दिखने लग जाते हैं। तो एक दो कॉन्सेप्ट में आपके साथ यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे प्रपोजल फ्रेमवर्क में हम इनकी काफी बातचीत करेंगे। दो चीजें बहुत आपने सुना होगा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और परंपरागत रूप से मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन को एक सिंगुलर, एक प्लूरल कॉन्सेप्ट में देखा गया। आप पुराने सारे शब्दावलियों को देखिए तो उसमें ये रहता है कि प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो बहुत समय से इस पे चर्चा हुई और दूसरा ये बात निकली कि भाई जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस है वो आइसोलेटेड नहीं है, प्लूरल नहीं है, इट्स अ सिंगुलर कॉन्सेप्ट। यानी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की प्रोसेस साथ साथ चलेगी। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो क्योंकि अगर समय पर जब हम जिस लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट्स है उस लेवल की दृष्टि से हमारे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन चलते। तो एक तो मैं ये आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन को एक साझी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एज ए सिंगुलर कॉन्सेप्ट, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा कि अगर हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, आउटकम्स की बात कर रहे हैं और इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे मॉनिटरिंग के जोन क्रॉस कटिंग हो जाएगा, या इवैल्यूएशन के हम क्रॉस कटिंग की बात करते हैं। यानी यहाँ हम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की करेंगे, इधर हम रिजल्ट और एक्टिविटीज की करेंगे, और यहाँ हम जिस लेवल पे थोड़ी इफेक्ट आने लगे हैं, प्रोजेक्ट्स का असर होने लग गया है, तो वहां पे हम कई बार इफेक्ट्स की भी मॉनिटरिंग करते हैं। और फाइनली हम लोग इम्पैक्ट को मॉनिटर करते हैं, कि इम्पैक्ट को असेस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ में एक चलता रहता है। अब दो तरह की टर्मिनोलॉजी आप आमतौर पे सुनते होंगे। एक कहते हैं एक्स एंटी एक्स पोस्ट, या सरल भाषा में कई बार प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक्स एंटी, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं, या प्री फंडिंग अप्रेजल कहते हैं, या कई नामों से लोग इसको कहते हैं। यानी ये देखना कि जो आप प्रपोजल या प्रोग्राम या प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं उसमें जान है कि नहीं, उसकी वो करने लायक है कि नहीं, या उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो एक तो वो हमारा प्री फंडिंग अप्रेजल कई लोग कहते हैं, कई असेसमेंट कहते हैं, कई प्रोजेक्ट अप्रेजल कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, अलग अलग शब्दावलियां हैं। और एक हमारा जो कई बार आप देखेंगे कई शब्द और सुनते हैं आप, मिड टर्म इवैल्यूएशन, यानी परियोजना के बीच में, सम पीपल कॉल इट रिव्यू, सम पीपल कॉल इट इवैल्यूएशन, और कुछ लोग मिड टर्म पर जो अवधि की दृष्टि से, यानी मध्य परियोजना के मध्य में हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए मिड टर्म रिव्यू और इवैल्यूएशंस का खासकर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े स्केल के हैं, बड़े वॉल्यूम के हैं, वहां पर इस तरह का प्रोविजनिंग। और तीसरा एक होता है जो एंड टर्म, यानी जो टर्मिनल इवैल्यूएशन हम कहते हैं। कई बार जब प्रोजेक्ट्स खत्म होता है उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं में, और मैं खुद ऐसे कई सारे कार्य परियोजनाओं का हिस्सा रहा हूं, कि जहां पर हम प्रोजेक्ट्स खत्म होने के बाद हमने क्या सोचा था, क्या योजना बनाई थी और क्या पाया, वेयर आर वी नाउ, और जहां हमने खड़े हैं वहां से आगे के रास्ते क्या है। तो वो एंड टर्म इवैल्यूएशन की बात। और कई बार एक और शब्द आप सुनते होंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि इम्पैक्ट हम समाज में और लोगों के जीवन में हो रहे व्यापक बदलावों को हम असर देखते हैं, कि जो हमारे हस्तक्षेप था उस हस्तक्षेप के चलते समाज में किस तरह का परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। और कई बार इम्पैक्ट असेसमेंट लॉन्ग टर्म होता है, नॉट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्ट। कई बार आफ्टर द प्रोजेक्ट लोग इम्पैक्ट कहते हैं, बट विच इज टर्मिनल इवैल्यूएशन, यानी प्रोजेक्ट का एंड टर्म इवैल्यूएशन। तो ये जो इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की जो टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और जब हम प्रपोजल राइटिंग की बात करेंगे तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू मॉनिटरिंग, जब आप मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो आपको ये स्पष्टता होनी चाहिए कि जब हम प्रोजेक्ट के किस फेज में मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, क्या मॉनिटर करेंगे, किस तरह से मॉनिटर करेंगे, तो ये आपको चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरा, मैं इसको एक चीज और इसी फ्रेमवर्क में डिस्कस करना चाहता हूं, वो है रिपोर्टिंग की। और प्रोजेक्ट जो रिपोर्टिंग है, हम कहते हैं मंथली रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो प्रोग्रेस ऑफ व्हाट,
अगर आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 1 साल हुआ है, इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है, एक्टिविटीज और इनपुट अभी बिल्ट हो रहे हैं, इंटरवेंशन आपके यहाँ पे लो दिख रहे हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग में ये कैप्चर होने की जरूरत है। उसी तरह से जब धीरे धीरे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, आपकी रिपोर्टिंग में चीजें उस तरह से आती जाएंगी। आगे हम थोड़ी सी उसकी भी फ्रेमवर्क की जो लास्ट टाइम थोड़ी बात हुई थी कि हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क, रिजल्ट ओरिएंटेड रिपोर्टिंग की भी हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसको हमको थोड़ा ऐसा देखने की जरूरत है कि आगे जब हम प्रपोजल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, एक्टिविटी क्या है, आपके रिजल्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, एमएनई का प्लान क्या है, या डॉक्यूमेंटेशन का प्लान क्या है, तो उस दृष्टि से मुझे लगा थोड़ा इस पर और स्पष्टता करने की जरूरत है। अब थोड़ी सी ये जो मैंने बातचीत की थी कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, ये सारे साइकिल को, इसको हमें इस तरह से देखने की जरूरत है। इसमें हमें और फंक्शनल चीजें दिखेंगी कि जब हम प्रोजेक्ट के अंदर चीरफाड़ करके देख रहे हैं हम कहाँ हैं। अब एक जो मैं थोड़ी सी जो यहाँ पर बातचीत कर रहा था कि प्रपोजल राइटिंग में, जो मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि जितना अच्छा हमारा अध्ययन, आकलन या असेसमेंट होगा, या हमने पिछली बार काफी बातचीत की थी कि हमारी बेसलाइन क्या है, तो वो असेसमेंट हमारा प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेसिक एक जरूरत है कि हम एक अध्ययन करें, जिस भी तरह से करें, और उस क्षेत्र की, उस परिस्थिति की एक गहरी और एक अच्छा विश्लेषण हमारे पास उपलब्ध हो। और उसकी एक अच्छा विश्लेषण के लिए कि क्या क्या इश्यूज हैं। आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, हम यहाँ पे शिक्षा पे काम करना चाहते हैं या बालिका शिक्षा पे काम पर क्यों करना चाहते हैं, क्या एविडेंस है, क्या डाटा है, क्या रेशनैलिटी है, तो ये सारा जो हमारा विश्लेषण है, जो मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, आप बेसलाइन स्टडी कर सकते हैं, आप क्वालिटेटिव पीआरए के माध्यम से, दूसरे तरीकों से एक संस्थागत अच्छी समझ मुद्दों की और उसका एक अच्छा दस्तावेजीकरण एविडेंस के रूप में, जो आपको प्रपोजल में मदद करेगा, जब मैं आगे के हिस्सों में आऊंगा। अब जो पिछली बार को थोड़ा इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, और इसलिए कि आगे प्रपोजल में ये आधार बनने वाली चीजें हैं कि व्हाट आर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, इश्यूज एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। यानी जिस मुद्दे पर हम काम करना चाहते हैं, जिस समस्या पर काम करना चाहते हैं, वहां एक्चुअल समस्या क्या है। मैंने पिछली बार प्रॉब्लम ट्री का भी जिक्र किया था, सॉल्यूशन ट्री का जिक्र किया था। तो क्या मुद्दा है और वो उस मुद्दे पे काम करना जरूरी क्या है, इसलिए वो सारा डाटा हमारा इसमें मदद करेगा कि हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक क्वालिटी का बनाएं। और जब ये अच्छा होगा तो हमारे पास परियोजना के लिए उद्देश्य क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और ये जो प्रोजेक्ट्स हमारा है, ये प्रोजेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव जो हम कह रहे हैं, वो कितनी वास्तविक, रियलिस्टिक है, और हमारी जो काम करने का तरीका है, जो स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आर दे रियलिस्टिक, क्या वास्तव में ऐसा होगा। मान लिया जाए हमने कहा किसी क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमने वहां 5 विद्यालय खोलेंगे, इज इट अ रियलिस्टिक वन। और अगर वहां पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हमने कहा हम सरकार में ये बदलाव करेंगे, इज दैट अ रियलिस्टिक वन। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो स्ट्रैटेजीज हमने तय किए हैं, ये स्ट्रैटेजीज और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार है कि नहीं। इसलिए कंसेप्चुअलाइजेशन का जो फेज है, जब हम प्रोजेक्ट के बारे में बैठ करके चिंता कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसके आधार पर इन बड़े प्रश्नों का हमारे पास स्पष्ट, ठोस और सारगर्भित उत्तर होना चाहिए, जो हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग में या प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करने में मदद करेगा। अब दूसरा मैं एक और डायमेंशन लेना चाहता हूं। अभी पता नहीं कितने साथियों को याद है, पिछली बार हमने एक LFA की बातचीत की थी। तो हमने कहा था कि, जो आपको याद होगा कि LFA में एक फ्रेमवर्क की हमने बातचीत की थी, दिस इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच या एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। हमने कहा था कि जब भी हम प्लान करते हैं, हम एक इम्पैक्ट को विजुअलाइज करते हैं, उस इम्पैक्ट के आधार पे हम आउटकम तय करते हैं, उस आउटकम के लिए हमको क्या क्या आउटपुट निकलने जरूरी है, और उन आउटपुट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी जरूरी है और क्या क्या इनपुट देना जरूरी है। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो विजुअलाइज करें, और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उससे कुछ परिणाम निकलते हैं, आउटपुट निकलते हैं, उन आउटपुट से कुछ आउटकम्स निकलते हैं, उन आउटकम से हम एक लंबे इम्पैक्ट की
एक्सपेक्टेशन करते हैं। और इन ये हमारी रिजल्ट हायरार्की है, और इस रिजल्ट हायरार्की को हमने, उसके लिए हमारे इंडिकेटर्स क्या है, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंडिकेटर हैं, और उन इंडिकेटर पे हमें सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी, उससे हमारे सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है। और चौथा जो कॉलम है 4x4 की मैट्रिक्स भी कहते हैं LFA को, वो है क्रिटिकल अजम्पशन और रिस्क क्या है। आपको याद होगा मैंने कहा था इफ एंड देन, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा। और ये LFA हमें मदद करता है पूरे परियोजना को एक साथ लॉजिकली एक जगह पे उसके इंटर रिलेशन या को रिलेशनशिप को देखने में। इसीलिए ये जो हमने बात की थी, प्रोजेक्ट्स इनपुट क्या है, एक्टिविटीज क्या है, शॉर्ट टर्म आउटपुट्स क्या है, मीडियम टर्म आउटपुट्स क्या है, और लॉन्ग टर्म आउटपुट्स क्या है, तो जो हमने या रिजल्ट्स कही है। इसलिए टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन मत करिए, कुछ काम करेंगे नतीजे तुरंत क्या निकल रहे हैं, मध्य स्तरीय नतीजे क्या है और दीर्घ स्तरीय नतीजे क्या है। और इसी को हम कई बार और जो लॉन्ग टर्म में हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली समाज में किस तरह का बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो बातचीत कर रहे थे, एक जो हमने पहले भी कहा था, यहाँ पर मैं आपको फिर इस माध्यम से कि जो इम्पैक्ट लेवल है, कई बार हम ओवरऑल गोल, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर इसको ध्यान दें, इम्पैक्ट, आउटकम्स, आउटपुट, एक्टिविटीज एंड इनपुट LFA की टर्मिनोलॉजी है, सही है। अब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की टर्मिनोलॉजी में वो इम्पैक्ट के बजाय गोल लिखेंगे, या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, आउटकम के बजाय प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो ये हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव है या हायरार्की ऑफ रिजल्ट्स है, या रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क में आउटपुट के बाद इमीडिएट रिजल्ट्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी में हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ये स्पष्टता है कि ये रिजल्ट हायरार्की का क्रम है, इस क्रम में जिसको जो टर्मिनोलॉजी, जिस डोनर को या जिस फंडर को, जिस कॉर्पोरेट को, जिस एजेंसी की जो टर्मिनोलॉजी में वो कंफर्टेबल है, वी कैन यूज दैट टर्मिनोलॉजी, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हमें पता है ये मापक है, ये मापने के लिए क्या मापना है, हम आउटपुट माप रहे हैं, आउटकम माप रहे हैं, या इम्पैक्ट माप रहे हैं, हम रिजल्ट माप रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव नाप रहे हैं, या हम गोल नाप रहे हैं। तो हमारी ये स्पष्टता रहनी चाहिए। सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, हमने कहा यार 3%, 30% बच्चे स्कूलों में वृद्धि हुई है। अब ये जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? तो वो जो स्रोत है, जानकारी का स्रोत, वो हमारा सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है। और जो रिस्क और अजम्पशन की हमने बात की थी कि अगर ये चीजें तभी हो पाएंगी जब इसके लिए ये परिस्थितियां निर्माण होंगी। तो ये मुझे लगता है इसको थोड़ी सी मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं। जैसे हमने गोल कहा या इम्पैक्ट को कि लॉन्ग टर्म है, वाइड स्प्रेड है, और लोगों की जिंदगी में, लोगों की जीविका में, उनकी लाइफ में, उनके व्यवहार में सिग्निफिकेंट जो चेंज होते हैं, उसको हम हमेशा गोल लेवल पे देखते हैं। जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, या कई बार हम कह रहे हैं कि भाई जो आउटकम्स है, ये हमारे नोटिसेबल और सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स अचीव्ड, enjoyed by the people, group or communities, population has increased XYZ। यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स के एंड में जिस तरह के हम रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कहे, या प्रोजेक्ट आउटकम्स है, उसको हमें देखने की जरूरत है। जो हमारे रिजल्ट्स हैं या हम आउटपुट्स कहते हैं, तो लोगों के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, प्रैक्टिसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट्स में, यानी क्या हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, जो हमारे हायर लेवल के आउटपुट्स की बात। और जो इमीडिएट लेवल पे कई बार हम देखते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग की, 40 लोग आए, हमारा रिजल्ट क्या, 14 पीपल ट्रेंड। ये हमारा आउटपुट तो है, बट ये इमीडिएट एक्टिविटी कंप्लीशन का इमीडिएट आउट, पर उसके चलते क्या उनमें बदलाव हो रहा है कि 20 लोग अब नई तरह से काम करने, तो और धीरे धीरे उसका हम किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। और एक्टिविटीज में हम जो काम करते हैं, रिसोर्सेज की मैंने काफी जिक्र किया, इसलिए मैं एक बार फिर से सभी साथियों को इसको रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हम जब भी प्लानिंग और डिस्कशन, आगे प्रपोजल राइटिंग की बात करें, किसी भी फ्रेमवर्क में बातचीत करेंगे, ये जो एनालिसिस है, ये जो
लॉजिकल रिलेशनशिप है, ये अपने को हमेशा दिमाग में रखनी है, खास करके प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में। दैनिक जीवन में उदाहरणों से हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी सीख सकते हैं। उसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने पिछले सारे मॉड्यूल्स में तैयारी की बातचीत की, हमने गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बातचीत की, हमने फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज की बातचीत की, हमने कॉम्प्लायंसेस की बातचीत की, हमने प्रोग्राम प्लानिंग की बातचीत की। हमारे पास बहुत सारी तैयारी है। अब हमारा जैसा भी डोनर आएगा उसके हिसाब से हम अपना प्रपोजल तैयार करेंगे, उसके हिसाब से ट्वीक करेंगे, और अगर नहीं है तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी सवाल ये आ रहा है कि जब हम फंडिंग की बातचीत कर रहे हैं या रिसोर्सेस की बातचीत कर रहे हैं, पहला सवाल तो वही हो रहा था कि भाई कहाँ खोजें। तो इसलिए हमने पिछले वाले मॉड्यूल में बहुत अच्छी तरह से बातचीत की कि हमको इस तरह से डोनर मैपिंग करनी पड़ेगी। पंकज जी ने फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज की बात की, इंस्टीट्यूशनल डोनर्स की बातचीत की, कॉर्पोरेट डोनर्स की बातचीत की, क्राउड फंडिंग और इंडिविजुअल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बातचीत की। आज के जमाने में तीन तरह से, जैसे अभी बातचीत हुई थी, पहले भी चर्चा हुई, तीन तरह का आपको अप्रोच मिलता है। एक तो किसी ने ओपन अनाउंस किया कि भाई हमको प्रोजेक्ट कॉल दे रहे हैं कि हमें XYZ हेल्थ के इश्यूज पे, लाइवलीहुड के इश्यूज पे, एजुकेशन के इश्यूज पे वी आर सीकिंग द प्रपोजल फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो CSR भी हो सकता है, वो फंडर भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, और वो इंटरनेशनल और बायलैटरल कोई एजेंसीज भी हो सकती है। तो एक तो हमको वो देखने की बात है। दूसरा, किसी ने, जैसे पंकज जी ने कहा था कि आपका कहीं से कोई इनवाइट करता है, जैसे हमारे यहाँ बॉस में जांगड़ा साहब बैठे, वो इनवाइट करते हैं आपको कि भाई हमको 10 आपके यहाँ, हमको इस विषय पर हम काम करना चाहते हैं, स्किल बिल्डिंग पे आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमको अपना प्रपोजल दीजिए। और तीसरा, एक बड़ा आजकल RFP वाला, अगर आप देखेंगे बहुत सारे, तो आजकल RFP का नाम समय के साथ बदलते हैं और लीगल कॉम्प्लायंसेस के चलने में RFP बहुत सारी हो रही है। तो हम इसमें मैं दो चीजें आपको बता रहा था कि एक तो आजकल बहुत सारी जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और खासकर बड़े जो संगठन है, सबका ऑनलाइन हो गया है, और इंक्लूडिंग RFPs में भी। तो आजकल आप बहुत जगह देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, वेंडर और पार्टनर रजिस्ट्रेशन। एक जमाने में हम लोगों को सिविल सोसाइटी में वेंडर शब्द यानी दुकानदार वाला खराब लगता था, पर आजकल वो एक टेक्निकल टर्म्स है कि हम वेंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप UN में, डोनर में, इंक्लूडिंग जैसे ऑक्सफॉर्म और इस तरह के एक्शन एड या बहुत सारे संस्थाओं में आजकल दे वांट है वेंडर रजिस्ट्रेशन, यानी आप उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और उसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे संस्थाओं के पोर्टल हैं। मैं कल एक्सप्लोर कर रहा था तो बहुत सारे CSR में मैंने HCL का देख रहा था, दूसरे बड़े बड़े और उस तरह का देख रहा था कि दे हैव अ पोर्टल कि आप हमारे फंडिंग पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड करिए। और फिर आपको देखेंगे कई बार ये रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका नहीं है तो फिर आप आगे की चीजें नहीं कर सकते। बहुत जगहों पर आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात हो रही है। एक तो ये पूरा है। दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर फॉर्मेट्स और गाइडलाइंस और टेम्पलेट्स। आप चाहते हैं, माना बॉस जांगड़ा साहब भी बैठे हुए, आप चाहते हैं बॉस को आप प्रपोजल भेजना चाहते, पर आपको पता नहीं है कि भाई क्या फॉर्मेट है, क्या गाइडलाइंस है। तो आपने रिक्वेस्ट किया, एक मेल भेजा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, एक नोट देना चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं, प्लीज काइंडली शेयर अस आपका प्रपोजल राइटिंग का कोई फॉर्मेट है या जो गाइडलाइंस है। क्योंकि जो गाइडलाइंस है बहुत सारे डोनर्स की भी अपनी प्रायोरिटीज है, तो वो देखने, उनका टेम्पलेट भी है। मैं आपको लास्ट पार्ट में 1-2 टेम्पलेट भी शेयर करूंगा। बहुत सारे इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के अपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उन टेम्पलेट से आप बाहर नहीं जा सकते हो। गाइडलाइंस है, व्हाट दे विल फंड, व्हाट दे विल नॉट फंड, है ना, उसको हमको देखना। और अगर तीसरा है कि ना गाइडलाइंस है ना किसी तरह का है, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है, मैं उस पर बातचीत कर रहा हूं। तो कई बार हम इस तरह से हम अप्रोच करते हैं, ये तीनों तरह में। और आजकल आप देखेंगे कि इसीलिए जब आप RFPs में या जो बड़े डोनर्स हैं या बड़ी फंडिंग में, इसमें मल्टी स्टेज प्रपोजल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के, चाहे वर्ल्ड बैंक का है या IFED का है या जो कई बायलैटरल एजेंसीज का है, वो सीधे प्रपोजल में सब नहीं मांगते। वो आपको कहेंगे बिडिंग में, RFP में कि आप पहले टेक्निकल अलग बनाइए,
फाइनेंशियल अलग बनाइए, इंस्टीट्यूशनल अलग बनाइए, और वो प्रपोजल बिडिंग पे जो वैल्यू फॉर मनी में उस तरह के कॉन्सेप्ट के तहत आपकी मल्टी स्टेज प्रोजेक्ट की या प्रपोजल की स्क्रीनिंग होती है। आपका कॉन्सेप्ट और टेक्निकल में दम है, फिर आप फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल देखते हैं। तो वो इसको भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है, खासकर वो साथी जो बड़े डोनर्स के साथ या जो बड़ी फंडिंग्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। और कई बार आप आरएफपी जो निकली होती है, आपको बहुत सारे जो डेवलपमेंट में आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म से जो आरएफपी अनाउंस करते हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी से ये दिया रहता है कि व्हाट इज एक्सेप्टेड, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नेगोशिएबल, व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल, यानी क्या और कैसे उसमें काफी हद तक स्पष्ट किया जाता है। तो ये थोड़ी सी हमको एक बैकड्रॉप में समझने की जरूरत है कि हम किस तरह के डोनर से किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं। अब एक जो बार बार पिछली बार पंकज जी ने भी काफी इस पे जोर दिया था और हम लोगों ने भी चर्चा की कि दो शब्द है, एक है कॉन्सेप्ट नोट और एक है प्रपोजल। इनफैक्ट है तो दोनों एक ही चीज है, वेदर इट इज अ कॉन्सेप्ट और वेदर इट इज अ प्रपोजल, देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो कई बार बहुत सारे डोनर्स आपका पूरा डिटेल्ड प्रपोजल नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में बताइए कि करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो ब्रीफ डिस्कशन, आपका जो प्रोजेक्ट का आइडिया है, उस प्रोजेक्ट में आप क्या अचीव करना चाहते हैं और उसकी एक छोटी रूपरेखा क्या है। और जो प्रपोजल्स कई बार फिर हम और जो मेजॉरिटी टाइम पे कॉन्सेप्ट नोट में बजट की हम बात नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू डोनर्स जो कॉन्सेप्ट नोट में भी एस्टिमेट कॉस्ट पूछ सकते हैं, पर अदरवाइज जनरली माइनस बजट कंपोनेंट हम एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार करते हैं। और कॉन्सेप्ट नोट जितना छोटा, प्रिसाइज, फोकस्ड होगा, उतना सामने वाले को ज्यादा समझ में आएगा। और दूसरा, जब हम प्रपोजल की बात करते हैं तो एक डिटेल्ड फुल फ्लेज प्रपोजल की हम बातचीत करते हैं, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट्स का एक आर्किटेक्चर होगा, इंक्लूडिंग बजट एंड अदर इश्यूज एज वेल। तो ये मुझे लगता है समझने की जरूरत है। और कई बार जब हम कॉन्सेप्ट नोट अच्छा बन जाता है, उसी को एक्सटेंड करके हमारा डिटेलिंग करके और वही हमारा प्रपोजल के रूप में तैयार हो जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट नोट में मोटा मोटी चीजें जो हैं क्या आनी चाहिए, एक तो हम जो टाइटल की बात कर रहे हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट्स है आजकल, इस पे मैं आगे थोड़ा और चर्चा करूंगा कि काफी नाम क्या है, क्या या जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी सी बैकग्राउंड, वहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज किस तरह से हैं। तीसरा, जो हमारी जो हम वहाँ पे सोच रहे हैं करने की, उसकी रेशनैलिटी यानी औचित्य क्या है, तार्किकता क्या है, यानी व्हाई वी नीड टू डू दैट, और हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस। और इस आधार पर इस कार्यक्रम के लिए, इस हस्तक्षेप के लिए क्या हम उद्देश्य तय करते हैं या गोल तय करते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखिए, या जो भी हम कर रहे हैं, और उसके चलते हम क्या परिणाम और नतीजे हासिल करना चाहते हैं, और उन परिणाम और नतीजों के लिए हम प्रमुख क्या हस्तक्षेप करने वाले, यानी क्या एक्टिविटीज करने वाले, हमारा एक्टिविटी अप्रोच क्या है, और वो कैसे हमारे 2-3 साल का अगर हम एक खाका खींच रहे हैं तो किस अवधि तक किस तरह के हस्तक्षेप होंगे। और साथ ही में अगर हम जो ये करना चाह रहे हैं, व्हाट इज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी हाउ विल वी एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द एंटायर प्रोसेस, यानी हम इसको क्रियान्वित, इसका अनुश्रवण और इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि बजट ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय डोनर, जनरली कॉन्सेप्ट नोट में बजट का एक जनरली लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये फिर बाद में नेगोशिएशन के लेवल पे। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये चाहे आप शुरू में लिखें या लास्ट में, जो संस्था उस मुद्दे पे जो कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो प्रपोजल हम तैयार कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में संस्था का इतिहास क्या है, या संस्था के उसमें फुटप्रिंट्स क्या है, या फुटप्रिंट्स कहें, या संस्था का योगदान क्या रहा है, या संस्था का क्या उपलब्धियां रही हैं, अलग अलग जगह की अचीवमेंट कुछ लोग लिखते हैं, कुछ की फुटप्रिंट्स लिखते हैं, कुछ हमारा
हिस्ट्री लिखते हैं या जो भी आप नाम दे, पर कहने का अर्थ है, भावार्थ ये है कि संस्था ने उस क्षेत्र में उस मुद्दे पर, या अगर उस क्षेत्र में पहली बार कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर अभी तक संस्था के खजाने में, बटुए में, जेब में क्या उपलब्धियां, क्या महत्वपूर्ण अनुभव है, या क्या एक्सपर्टीज है, या क्या अनुभव है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल थोड़ा सा ब्रीफ की बात है जो संस्था इसको कर रही है। तो ये टेम्पलेट में मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, आगे जो मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के फ्रेमवर्क की भी बात करूंगा, उसमें से भी बहुत सारे डायमेंशंस यही होंगे कि हम जिनको कॉन्सेप्ट नोट में लिखते हैं। पर कॉन्सेप्ट नोट में 2-3 चीजें हैं कि एक तो स्पष्टता हो, बहुत क्लैरिटी हो कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। हम लोग कई बार क्या है कि पूरा, मैं एक बार किसी का मेरे देख रहा था कि प्रपोजल कॉन्सेप्ट नोट लिखा हुआ था और करीब 12 पन्ने का कॉन्सेप्ट नोट था, जिसमें 9 पन्ने संस्था के बारे में थे और उसमें से भी 3 पन्ने संस्था प्रमुख के बारे में, कि उनके जीवन का संघर्ष, और बहुत अच्छा कहानी था। पर मैं खोज रहा था कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो कई बार हमें वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि हमें किन चीजों पे कितना फोकस करना है। सो बैलेंसिंग आउट कि हम किस चीज को कितना फोकस दें। और चूंकि हम यहाँ पर किसी को किसी मुद्दे पर प्रपोज कर रहे हैं, तो वो मुद्दा भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्रपोज करने वाले की भी कुछ एक उसकी शख्सियत का एक एहसास होना चाहिए, और जो प्रपोजल में आपका जो कंटेंट है, यानी जो आप कहने चाह रहे हैं, उसको देख के सामने वाला आपके लिए रजामंदी करे, वो ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कॉन्सेप्ट नोट, और कई बार लोग कहेंगे यार बहुत कठिन है, कठिन को नहीं, स्किल तो लगातार करने से आता है, बट वंस वी स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग, स्किल हमारे बढ़ते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसको हम लोग आगे जब प्रपोजल के भी कंटेंट समझेंगे तो आपको ट्वीक करना, जैसे मैंने अभी कहा था शाही पनीर बनाओ, मटर पनीर बनाओ, दूसरी तरह की पनीर तो कॉमन है सब में, तो कुछ चीजें ये हमारी जो चीजें वो कॉमन तो रहेंगी। अब आते हैं कि किसी भी एक, तो अब हम थोड़ी सी किसी भी प्रपोजल में, मैंने इसीलिए पिछले प्रोजेक्ट प्लानिंग में काफी इन चीजों को डिस्कस किया। एक तो आप प्रपोजल में देखेंगे कवर पेज आपका बढ़िया सा सुंदर टिकाऊ दिखाऊ, थोड़ा एक समरी पेज, संक्षिप्त में एक समरी उसकी क्या हो, क्या हम करना चाह रहे हैं। और तीसरा, उस प्रपोजल में, उस दस्तावेज में क्या क्या आपके विषय वस्तु है, कंटेंट क्या है, उसकी लिस्टिंग, पेज नंबर, उस तरह से हम, और आमतौर पे हम सब लोग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट। अभी आप पहला, अब जो मोटा मोटी, और इसमें मैं बाद में क्लैरिटी करूंगा कि हर डोनर का थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है, पर मोर और लेस जो चीजें वो मांगते हैं उन चीजों पर हम फोकस करें। एक अभी देखेंगे हम कि प्रोजेक्ट का टाइटल। अब टाइटल इंपॉर्टेंट है, और आजकल आपने देखा होगा, आप लोग जिस कार्यक्रम का हिस्सा है उसका भी इन्होंने एक सामर्थ्य नाम रखा हुआ। तो आजकल बहुत ऐसे टाइटल बनाने वाले बहुत सारे डोनरों में, खासकर आप देखेंगे CSR में आजकल ये बड़ी कंपटीशन चल रही है। कोई कोई कमल प्रोजेक्ट है, कोई दूसरा है, कोई गुलाब है, इस तरह से नाम अलग अलग, कोई परिवर्तन, कोई महापरिवर्तन। तो एक तो टाइटल होना चाहिए, और टाइटल में हमेशा एक क्लैरिटी हो कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट्स की बात करूं जिसमें आप सब भागीदार हैं, सामर्थ्य, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में वो कहता है कि भाई ये व्यक्तियों की, संस्थाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने में या सहयोग है। तो एक टाइटल ऐसा हो जो आपको उस कार्यक्रम की एक झलक दिखला दे। दूसरा, हम जहां पे भी शुरू कर रहे हैं, एक तो जैसे मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल बहुत जगह ये शुरू में लोग दे देते, कई बार लास्ट में लोग देते, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया, उसके अलग से मैं बातचीत करूंगा। दूसरा, कि जहां पर भी हम ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका एरिया, पीपल, सिचुएशन, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कितने जगह की बात कर रहे हैं, कितने गांव की बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं, वहां की परिस्थितियां क्या हैं, और आपका बेसिकली व्हाट इज ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड उस एरिया का। तीसरा, हम जो कहते हैं कि भाई आवश्यकता, हमने क्षेत्र की परिस्थिति की बातचीत की, अब हम बात करें परियोजना की आवश्यकता क्या है।
यानी इसका औचित्य क्यों है, क्यों हम ये करना चाहते हैं। और मैंने पिछली बार कहा था कि जो समस्या का विश्लेषण है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी किसी क्षेत्र विशेष में वो समस्या क्या है और वो समस्या किन कारणों से है, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा हम अपना रखते हैं और उस प्रॉब्लम के साथ हमने जो सोल्यूशन प्रपोज किए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इस मुद्दे पर, इस समस्या पर वहां काम करने की आवश्यकता क्यों है। तो ये हमारा बहुत क्लियरली, बहुत जगह रेशनल कहेंगे, बहुत जगह नीड कहेंगे, उसकी शब्दावली भिन्न भिन्न हो सकती है। और उस समुदाय, उस क्षेत्र विशेष के लिए, यानी ये परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, ये सिद्ध करना, ये स्थापित करना अपने राइटअप में। तो तीसरा हम जो नीड, रेशनल, कई लोग इसको पर्पस भी लिखते हैं, तो शब्दावली पे कंफ्यूज मत होइए। चौथा जो है, हम लोगों ने काफी डिटेल में इस पे बातचीत की, प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी ये परियोजना लंबे समय में किन लक्ष्यों को, और वो हमारे कार्यक्रम से, ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आते, वो तय करेगी, और उस लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में किन उद्देश्यों को ये परियोजना प्राप्त करेगी। और खास करके जब हम, कई बार यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये चौथा पांचवा आपको सिमिलर लग सकता है, तो वो थोड़ा वेरिएशन है कि इस परियोजना के अंत में हम क्या उद्देश्य और क्या नतीजे प्राप्त करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन में लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टारगेट आप सेट करने पड़ेंगे। और आप एलएफए के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो व्हाट आर द आउटकम्स दैट वी आर गोइंग टू अचीव एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग किन उद्देश्य और किन नतीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे सफलता के सूचकांक क्या होंगे, व्हाट आर द सक्सेस इंडिकेटर। हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि हम 10 गांव में जहां पर अभी 300 ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वर्ष के अंत तक, 30 से साल के अंत तक 65% बच्चे नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, और वो भी हमारे जो गरीब वंचित समुदाय के। तो हमने स्पष्टता क्या, हमने इंडिकेटर तय कर दिया कि भाई कितने % बच्चे और किस क्लास से और उसकी उपस्थिति की रेगुलरिटी से। तो हमने सफलता के सूचकांक यानी सक्सेस इंडिकेटर तय कर दिए कि हमारे क्या सक्सेस इंडिकेटर होंगे। और ये इंडिकेटर जैसे मैंने एलएफए में बताया था कि आउटपुट लेवल के लिए अलग होंगे, कई बार आउटकम लेवल के लिए अलग है, इम्पैक्ट लेवल के अलग हैं। तो अगर आप एलएफए के बेस में बना रहे हैं तो आपको हर एक में अलग अलग इंडिकेटर्स दिखेंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लिखेंगे, बहुत सारे डोनर्स में वो कहेंगे आप 2 या 3 की सक्सेस इंडिकेटर बनाइए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लिया जाए आप लाइवलीहुड के लिए लेके जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट पूरा लाइवलीहुड स्ट्रेंथनिंग के ऊपर है, तो आपने कहा 2-3 इंडिकेटर क्या, हमारा परसेंटेज इनकम इंक्रीज, और दूसरा हमने कहा ये 2 हमारे मेजर सक्सेस इंडिकेटर्स होंगे। आपने कहा स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने कहा हमने इसमें से एम्प्लॉयमेंट हमारा एक की इंडिकेटर होगा, परसेंटेज यूथ या जो भी हमारे, या दूसरा हमारा स्किलिंग का एक इंडिकेटर होगा। तो आपको जिस भी, या हेल्थ में है तो आपका मॉर्बिडिटी है या इन्फेंट मॉर्टल या जो भी आपका कंसर्न प्रोजेक्ट है, उसमें कई बार लोग जो खास करके कई जो डोनर्स हैं वो कहते हैं कि आप 2 या 3 की आपके इंडिकेटर्स बताइए जिससे हम आपकी सक्सेस को माप सके। और एलएफए के कॉन्टेक्स्ट में आप हर लेवल का इंडिकेटर सेट कर ही रहे हैं। अब जो अगला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। साथियों ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमने ऊपर आपको एक बार याद है, मैंने पिछले सत्र में बात की थी स्ट्रेटेजी माने क्या डेवलप, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, क्या रिसोर्सेज है, क्या किन लोगों के लिए, कहां पर, तो वो सारे हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन की जो बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, यानी किस तरह से गतिविधियां ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं इस एग्जांपल फिर से दे रहा हूं कि हमने कहा कि हम गांव में लाइवलीहुड बढ़ाना चाहते हैं और खास करके महिलाओं को, महिला एंटरप्रेन्योर या महिला कलेक्टिव्स के। तो हमने कहा हमारी अप्रोच क्या होगी, हम ये वेरियस एक्टिविटीज के माध्यम से महिलाओं के समूह तैयार करेंगे, उन समूहों की
क्षमता वृद्धि करेंगे और उनके अंदर कैपेबिलिटी लिंक करके हम उनको खुद से वो इन चीजों को एग्जीक्यूट करें। तो हमारी जो पूरी एक्टिविटीज है तो उसका फ्रेमवर्क ये है। दूसरा हमने कहा कि अब इस काम में हमको बैंक की जरूरत है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज की जरूरत है, फ्लैगशिप की जरूरत है। तो हाउ वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व वेरियस स्टेक होल्डर। तो हम इसका जो कन्वर्जेंस, जो पूरा एंड टू एंड सर्विसेज है, पूरा एक वैल्यू चेन है, तो वो वैल्यू चेन में हम स्टेक होल्डर्स को रोप इन करेंगे। दूसरा सवाल। तीसरा, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम विलेज लेवल पे एक एक एनिमेटर रखेंगे, एक हमारा ट्रेनिंग टीम होगा, एक तरह का। तो जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर आप देखते हुए कई बार फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, एनिमेटर्स हैं, या दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो हमको एक क्लैरिटी ये भी देनी है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स हम करते हैं तो हाउ दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज आवर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। अब हमने गोल, रिजल्ट वो कर दिए, ये हमने तय कर दिया, इस काम को करेंगे कैसे। अब हम ये तय कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी हमने बना दी, अब हमारा डिटेल्ड एक्शन प्लान क्या होगा। और अगर आपको याद होगा पिछले सत्र में मैंने गैंट चार्ट भी बताया था आपको याद होगा मैंने रिजल्ट के हिसाब से भी बातचीत की थी कि हमने रिजल्ट एरिया तय किए हैं, रिजल्ट 1, 2, 3, और हर रिजल्ट एरिया के लिए हमारे एक्टिविटीज ईयर 1, 2, 3 में क्या। तो डिटेल जो गैंट चार्ट की हमने बातचीत की थी उस पे हम लोगों ने काफी डिटेल में बातचीत की है। तो यहाँ पर हमें हर एक को डिटेल में एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज, मान लिया जाए हमने कहा कि भाई एक कोऑपरेटिव बनाने का है, तो उस कोऑपरेटिव के अंदर क्या सब एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज में क्या प्राइमरी टास्क है, क्या सेकेंडरी टास्क है। तो डिटेल एक्शन प्लान और कौन कब की जाएगी। आपको याद होगा मैंने पिछली बार एक वो भी किया था कि कई बार हम इंटरनल पर्पजेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी बनाते हैं, और खास करके जहाँ कम्युनिटी इंगेज है तो कौन से टास्क है जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं या कोई और स्टेक होल्डर कर रहा है। तो डिटेल एक हमारा एक्शन प्लान तैयार हो गया। अब हमने जो अगला बातचीत की, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। आजकल अधिकतर जांगड़ा साहब भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे डोनर के साथी भी होंगे और दूसरे भी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही मॉनिटरिंग का आपका प्लान क्या है, इवैल्यूएशन का प्लान क्या है और रिपोर्टिंग का प्लान क्या है। यानी आपका अगर मान लिया जाए 3 साल का है प्रोजेक्ट तो 36 महीने का हो गया। तो आपका एक तो मैं यहाँ से चलता हूँ कि भाई आपकी एक तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कैसे होगी, इवैल्यूएशन के लिए क्या है, आप मंथली मीटिंग करेंगे, क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, मिड टर्म करेंगे, एंड टर्म करेंगे, और उसी तरह से रिपोर्टिंग का आपका क्या, इंटरनली आपका वीकली रिपोर्टिंग है, मंथली रिपोर्टिंग है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग है, या डोनर के साथ आपका रिपोर्टिंग का सिस्टम क्या है। तो ये क्लैरिटी एक तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड रिपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी हम इस परियोजना की अनुश्रवण, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे अपने लिए, संस्था के लिए और जो हमारा डोनर है। दूसरा, बहुत जगह पे हम क्लियरली, मैं बहुत सारे प्रपोजल में देखता हूं कि हम जो मिड टर्म है वो हम इंटरनल करेंगे, एंड टर्म हम एक्सटर्नल बुलाएंगे। हमारी जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग है वो हम इस तरह से करेंगे। हमारी जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग है, आपको याद होगा मैंने बजट मॉनिटरिंग की भी बात की थी, उसके लिए हम इंटरनल ऑडिटर रखेंगे या एक्सटर्नल पार्टी को बुला के एनुअली हम असेस करेंगे। और जो रिपोर्ट है हम क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स में देंगे, और वो रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे ब्रॉडली आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये M&E का मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का प्लान जितना स्पष्टता से हम लिखेंगे उसमें हमें बहुत सारी मदद मिलती है। और डोनर क्लियर होता है कि जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या जहां मैं पैसा दे रहा हूं वहां पर किसी भी तरह से मतलब एक पुख्ता व्यवस्था है कि उस संसाधन का ठीक से उपयोग होगा। और रिपोर्टिंग का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपडेट नहीं रखते हैं या डोनर अपडेट नहीं है तो उससे कई बार शंकाएं पैदा होती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसीलिए बीच में टूटते हैं या छूटते हैं कि वहां पर रिपोर्टिंग की बातचीत नहीं हो रही। अब जो हमने ये अभी हम प्रपोजल के स्टेज पर हैं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। हमने M&E प्लान बना दिया, अब हमारा सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है। यानी
जो हम यहाँ पर अभी 3 साल में करने वाले हैं, इससे निकले हुए जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, यानी इससे निकले हुए जो बदलाव हैं, वो लंबे समय तक कैसे सतत रहेंगे। यानी ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट खत्म और जो हमने किया था वो भी खत्म हो गया। तो ये प्रोजेक्ट की प्रोसेसेस आगे कैसे चलेंगे। मान लिया जाए, मैं एग्जांपल उसी का दे रहा था कि हमने आजीविका को लेके, लाइवलीहुड को लेके गांव में युवाओं के, महिलाओं के कलेक्टिव बनाए, समूह बनाए। इस 3 साल में उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हमने कहा कि इनको करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंकेज करेंगे और बाय द एंड उनकी इनकम बढ़ेगी, इनिशिएटिव करेंगे। और हमने कहा कि भाई आगे चलने के लिए दे विल फेडरेट एंड फॉर्म अ कलेक्टिव ऑफ कलेक्टिव्स, यानी समूह का समूह। तो कल के दिन संघ बने, महासंघ बने और वो अपनी इंडिपेंडेंटली उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कई बार ये भी होता है कि भाई आप डोनर से कह रहे हैं कि आपके खत्म करने के बावजूद भी ये प्रोसेस जारी रहेगी, क्योंकि संस्था का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उस एरिया में और उस प्रोग्राम पे हमारे और भी कंपोनेंट्स है। तो दूसरी तरह से हम स्पष्टता देते कि आप जो कर रहे हैं वो प्रोसेस हम आगे भी लेते जा रहे हैं। अब ये जो एक और जो सवाल है, बजट समरी, इस काम को जब हमने डिटेल्ड एक्टिविटी प्लान बना दिया, मित्रों याद रखना साथियों कि जितनी गहराई से डिटेल में हमारा एक्शन प्लान बनेगा, हमें बजटिंग करने में उतना आसान होता है। पर जो बजटिंग में एक 2-3 इश्यूज है। एक तो लीगल इश्यूज है कि भाई आजकल देखेंगे आप FCRA में एडमिन कैप को लो कर दिया है। इनकम टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स की लिमिट 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो कई बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो बजटिंग है वो एडमिन, जैसे मैंने पिछली बार अलग अलग हेड्स में बात की थी, प्रोग्राम कॉस्ट कितनी है, एडमिन कॉस्ट कितनी है, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर इसलिए भी इस बात को रिइंफोर्स कर रहा हूँ, बहुत सारे डोनर्स की ये बड़ी चिंता रहती है। दे डोंट वांट टू गिव अ वेरी हाई कॉस्ट फॉर एडमिन एंड स्टाफ एंड ऑल दैट। पर कई बार फिर हम सोचते हैं कि भाई हम कार्यक्रम में, मान लिया जाए हमारे एनिमेटर की सैलरी है, हमारे प्रोग्राम में जो इनपुट है वो सारे हमारे कार्यक्रम के हिस्से हो सकते हैं। तो थोड़ी सी ये देखने की जरूरत है। और इसके साथ ही हम कई बार कमेंट्स या नोट्स ऑन बजट, और कई बार आप कुछ डोनर्स का सीधे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी, कि मान लिया जाए एक 10 गांव में हम 40 लाख या 50 लाख रुपया 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एक एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, और वो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कि लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आएगा, कितना वो चीजें आएंगी, उसकी थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट करना। बाय एंड लार्ज यहाँ पर ये बजट में हम कई बार डोनर और खास करके कॉर्पोरेट्स में, और आजकल जो इंटरनेशनल बहुत सारे डोनर भी वैल्यू फॉर मनी की जो पंकज जी बात कर रहे थे, दे वांट टू नो कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे रिटर्न क्या मिलेगा, उस रिटर्न का कैलकुलेशन अब आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपने आप में एक पूरा मेथोडोलॉजी है, जैसे हम PRA या CVA एक अपना टूल है। पर अदरवाइज भी सिंपली हम मोटा मोटी ये कैलकुलेट करें कि अगर हम किसी एरिया में 10 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, उससे संभावित होने वाले लाभ का एक असेस करने की जरूरत करें। और कई बार टेक्निकली मान लिया जाए बहुत वो नहीं है, पर ऐसा भी ना हो कि हमने कहा हम यहाँ पे करेंगे और इतना बड़ा दिखा दिया जो वास्तव में फिजिबल है ही नहीं। तो मुझे लगता है इससे थोड़ी सी ये समझने की जरूरत है कि क्या रिटर्न ये प्रोजेक्ट देगा और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या हो सकती है। एंड फाइनली एक आपका अटैचमेंट और एनेक्सर्स। कई बार क्या है कि मेन बॉडी में बहुत ज्यादा लोड रखने से उसकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। मान लिया जाए मैंने अभी जैसे कहा था कि आपने ऊपर लिखा कि भाई आपका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आपने इम्पैक्ट में छोटा सा एक दिया। आपने कहा फुटप्रिंट्स क्या होंगे, जो आउटकम्स क्या होंगे, इसकी एक समरी है। आपने कहा कि भाई एक्टिविटीज क्या करेंगे, हो सकता है ऊपर आपने ब्रीफ उसकी एक समरी दे दी, बजट की आपने समरी दी। तो वो डिटेलिंग कहाँ, आपने कहा कि भाई सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है, आपने ब्रीफली कहा कि समूह का समूह बनाएंगे वो सब, तो हो सकता है उसका एक डिटेल आपके पास हो। आपने कहा वहां के एरिया का जो समस्या की सिवियरिटी क्या है, गंभीरता क्या है,
वो उस पर एक कुछ फैक्ट्स है, डाटास है, ऊपर आपने जस्ट कोट किया कि इतने % बच्चे फला बीमारियों से इतना है, हो सकता है वो आपके पास पूरा एक डाटा हो जिस डाटा टेबल से आप शेयर। तो ऐसी सारी जानकारियां आप एनेक्सर में या अटैचमेंट में साथ रख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा कि कई डॉक्यूमेंट जैसे LFA हो गया, लॉजिकल फ्रेमवर्क, डिटेल्ड एक्शन प्लान, डिटेल्ड बजट, और बजट में जैसे पिछली बार मैंने जिक्र किया था कि वहां पर हर एक यूनिट का आपने बजट कैलकुलेट किया ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए, पर 5 लाख रुपए क्यों आया? तो आपने कहा 80 ट्रेनिंग की 80 यूनिट है ट्रेनिंग की, एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है, इसलिए हमारे 3 साल में इतनी यूनिट ट्रेनिंग होंगी और टोटल कॉस्ट इतना होगा। हमारा बेस लाइन का कोई डाटा है, स्वॉट है, स्टेक होल्डर है, स्टाफ प्रोफाइल है। आपने कहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप of the organization and 5 other project staff will be doing, तो वो कौन है, किस तरह का है। ऑर्गेनाइजेशनल कोई प्रोफाइल या फाइनेंशियल कुछ मांगा है तो वो है। आपकी कुछ फुटप्रिंट्स या रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस है। मान लीजिए एक पेज में आपने लिखा कि आप आजीविका पर काम कर रहे हैं, तो आपने 10 प्रोजेक्ट्स उस तरह के मिलते जुलते और जगह क्या, तो आप एक समरी ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस ऑन डीलिंग विद लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, और अन्य ऐसी कोई भी जानकारी जो उस परियोजना को, कार्यक्रम को, डोनर को समझाने में मदद करे। अवर पर्पस प्रपोजल का है कि सामने वाला समझे, उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो, वो हमसे कन्विंस हो, उसके लिए हम वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। और कई बार अलग से भी देते, पर अपने जो लीगल क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी संस्था के जो वैधानिक हैं, रजिस्टर्ड हैं, किन किन एक्ट्स में, उन सब में आपको कोई पुरस्कार मिला है, पहचान मिली है, आपके कहीं से सर्टिफिकेशंस है, उन सबको भी आप अपने इन सब में, पर ये सब एनेक्सर का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बहुत साल पहले एक किसी साथी से जिक्र कर रहा था और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स 2 पेज के लॉग फ्रेम पे डिस्कस और एग्रीमेंट हो जाता है, यानी उसको देख के व्यक्ति को समझ में आता है। तो हमारी जो मेन बॉडी है, असल में कई बार मैं कई साथियों और हम भी इंक्लूडिंग क्या करते हैं कि जहां लिखना है उतना लंबा हो जाता है कि उसमें डाइल्यूट होने का खतरा रहता है। तो जितना फोकस कॉन्क्रीट हमारा मेन कंटेंट ऑफ द प्रपोजल है और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम एनेक्सर्स में रखें, और एनेक्सर्स में भी बहुत डिटेल नहीं दे। अगर मान लिया जाए आपने स्टडी की वहां पे बेस लाइन, अब वहां 60 पेज की स्टडी वहां लगाने की जरूरत नहीं, उसकी 2 पेज की समरी दे, और उसके साथ एक अटैचमेंट हमारा जब प्रपोजल जाए तो बेस लाइन का भी हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अटैच कर सकते हैं। अजीत सर, तो ये एक मैंने आपके साथ एक जनरल फ्रेमवर्क तय किया, एक फ्लो कि किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर मुख्य चीजें क्या आनी चाहिए। अब इसी में जैसे अब मैंने अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जो अब थोड़ी डिटेलिंग करें कि जो टाइटल पेज है, मैं अब थोड़ी सी उसको और डिटेल में लेके चल रहा हूं कि जो टाइटल ऑफ प्रपोजल है, किसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है, एड्रेस क्या है, संस्था का लोगो, संपर्क व्यक्ति, है ना, तारीख। तो कई बार ये डिटेल कवर पेज पे या कवर पेज के बाद फ्रंट पेज पे ये हमारा रहना चाहिए, है ना, कि किसको दे रहे हैं, सबमिटेड टू, किसके द्वारा, संपर्क व्यक्ति, है ना, किस तारीख को दिया, किसने दिया, हु इज द अथॉरिटी सेंडिंग दिस प्रपोजल। तो उससे एक क्रेडेंशियल बनता है, अच्छा ये फला जगह से प्रपोजल आया। एक समरी पेज, अब ये वाला कठिन प्रश्न है कि 300 शब्दों के 250 हो, मोटे तौर पे कि एक संक्षिप्त सारांश, हिंदी में कहते हैं सारांश, ये सारांश है, पूरे सार है और अंश है पूरी परियोजना का, यानी संक्षिप्त में। और वही प्रश्न, क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या हासिल होगा और ये कैसे जिंदा रहेगा। तो ये जो ब्रीफ जो हम बातचीत कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा, एक समरी पेज में। अब जो हमारा कंटेंट पेज है, ये थोड़ा सा ये हम इस पेज पे जो मेन हेडिंग्स हैं, मान लिया जाए पहले हमने प्रस्तावना लिखी है, क्षेत्र की परिस्थिति लिखी है, दीर्घगामी उद्देश्य है,
विशिष्ट उद्देश्य है, परियोजना क्रियान्वयन की रणनीति है, परियोजना के संभावित परिणाम एवं गतिविधियां हैं, और कई बार फ्रेमवर्क अलग अलग होंगे तो आपको दिखेगा। तो ये हमने मेन पेज पे लिस्ट दे दी। बजट है, जो सारे मैंने ऊपर टॉपिक है, तो उससे रीडर को उसको देखना पड़ेगा, वो इंटरेस्टेड है यार कितना बजट ये कर रहे हैं, या इनकी अप्रोच क्या है, इनका एमएनई सिस्टम क्या है। तो वो उस प्रपोजल में आपको एक जगह कंटेंट पेज देने की जरूरत है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक आध पेज का हो, जो रेलिवेंस है उसकी करीब आधा पेज वो हो, और डिपेंड करता है बड़ा प्रोजेक्ट से, पर कीप इट स्वीट एंड शॉर्ट या स्मार्ट एंड शॉर्ट, KISS है ना। ऑब्जेक्टिव थोड़े हाफ ए पेज हो। आपका जो अप्रोच है इंटेंडेड प्रोसेसेस, तो उसमें थोड़ी सी हमारे 3-4 पेजेस में हम कैसे कैसे रिजल्ट वाइज, एरिया वाइज, एक्टिविटी वाइज, और ये भी डिपेंड करेगा हम फ्रेमवर्क कौन सा, हम LFA में जा रहे हैं या हम रिजल्ट बेस या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जा रहे हैं। कई जगह आप देखेंगे कि भाई रिजल्ट और एक्टिविटीज लोग साथ साथ चलाते हैं, ऊपर गोल लिखते हैं, तो वो बहुत सारे टेम्पलेट है। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही लिखोगे थोड़ा ज्यादा हो कम होगा, पर बड़े तौर पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। कहाँ पे डिटेल में जाना है ये भी समझने की जरूरत है। अब जो जैसे मैंने जो बातचीत कही थी कि जो रेलिवेंट फिगर्स है, वो चाहे आपके रेशनल से जुड़ी हुई हो, वो चाहे आपकी पर्पजेस से जुड़ी हुई हो, एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हो, तो ये हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जो इंटेंडेड प्रोसेस में खास करके जब हम रिजल्ट्स की बात करें, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया तो क्या है, उसका क्या नंबर है, और ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट्स में हम क्या करें, तो उसकी एक थोड़ी फिर समिंग अप करके एक समराइज करने की भी जरूरत है कि ये हम करने वाले। और इसके लिए क्या आप बीच में ये लिखिए, जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि भाई मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के फला ब्लॉक के इतने गांवों में आज भी ये संख्या इतने प्रतिशत बच्चों से अधिक हमारे वो हैं। अब वो सारे डिटेल हम यहाँ पर नहीं दे रहे, हमने मोटा मोटी 1-2 चीजें वहां पे हाईलाइट की, और उसके लिए हमने रेफरेंस दे दिया, और उसका रेफरेंस चाहे हमारे अपेंडिक्स में हो या कई बार हम नोट्स में भी नीचे, कई बार एंड नोट्स या आपके जो कमेंट्स में, उन सब पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्या आपके कुछ जेंडर स्पेसिफिक या इंक्लूजन स्पेसिफिक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो इश्यूज हैं। आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हाउ इट इज एड्रेसिंग द लार्जर इश्यूज ऑफ सोशल इंक्लूजन, जेंडर जस्टिस, डिसेबिलिटी इंक्लूजन। इंक्लूजन में डिसेबिलिटी भी है, मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर देयर। ये हाईलाइट करना भी जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट्स में रिस्क क्या इन्वॉल्व है, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट्स एंड हाउ यू आर डूइंग टू आपकी उन रिस्क को एड्रेस करने की स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। और उसमें कई बार आप डोनर के साथ ये नेगोशिएशन भी होता है, ये परिस्थितियां अभी तक का हमारा एजम्पशन नहीं है, पर ऐसा हुआ तो हम आपके साथ भी कंसल्ट करके वी कैन रीऑर्गेनाइज, रीडिजाइन। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ समय के साथ परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करना है, तो उसके लिए भी वो स्कोप हम प्रपोजल में रखते हैं कि अगर ऐसा चेंज करना पड़ा तो हम डोनर के साथ मिलकर तय करेंगे। और सस्टेनेबिलिटी, तो ये जो मेन आपकी बॉडी की बात हो रही थी, ये प्रोजेक्ट्स कैसे लंबा सतत रहेगा और क्या इम्पैक्ट करेगा। और लास्टली जो पार्ट है कि भाई जो हमारा कंक्लूजन है और जो बजटिंग है कि उसको समराइज करना कि हम क्या करने वाले, कैसा करने वाले। जैसे मैंने आगे भी जिक्र किया था कि थोड़ी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात भी हो जाए, तो हमने लास्ट में इस तरह से उसको समराइज किया कि ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस पे इतना खर्चा आएगा और इसलिए हम आपसे ये रिसोर्सेज चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और सस्टेनेबिलिटी में एक और चीज पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारे डोनर, कॉर्पोरेट हो चाहे फंडर हो, वो ये पूछ रहे कि ये हम फंड कर रहे हैं या कोई और भी है। तो कई बार क्या है कि हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कई बार हमारे साथी लोग सहमत होंगे एक ही गांव में हम 3-4 तरह के अलग अलग डोनर सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो कई बार आजकल ये अच्छा भी माना जाता है, जो पंकज जी उस दिन कह रहे थे कि एक ही कंपोनेंट को हम किसी डोनर से, हमने कहा बॉस से कि हम आपसे स्किल बिल्डिंग का फोकस चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो हमने कहा कि आपसे हम स्किल बिल्डिंग का ही रिसोर्स मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, कैपेसिटी मांग रहे हैं, बाकी उनके अदर इश्यूज भी हैं जिसको हम दूसरे प्रोजेक्ट से कर रहे हैं।
तो कई बार ये जो कंसोलिडेटेड पिक्चर होती है, और कई बार लोग एक सवाल पूछते हैं, आगे मैंने कहीं इसका जिक्र किया है, अच्छा लोकल कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है, सही है ना। और मैं कई बार सुनता हूँ छोटे समूह, खासकर जहाँ पे स्मॉल फंडिंग है, जहाँ जिंदा रहने का संघर्ष आप करें, आप कहाँ से दोगे, बहुत सारे डोनर। इसलिए कई बार वो भी समझने की जरूरत है कि कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करें। तो हमारी सस्टेनेबिलिटी में इन सब चीजों में इसको भी रिइंफोर्स करने की जरूरत है। और ये मैंने अभी कहा था कि जो चीजें आप डिटेल में वो अपेंडिसेस में हम लगा सकते हैं। कई बार रेफरेंसेस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लास्ट में आपने जो ये अध्ययन किया, बेसलाइन किया, डाटा जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं वो आपके एसडीजी के फैक्ट्स हैं या आपके यूएन रिपोर्ट के हैं या स्टेट के हैं, वो रेफरेंसेस देने से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। नीति आयोग आजकल बहुत सारे डाटा रिलीज करता है, बहुत सारी चीजों पर अन्य गवर्नमेंट एजेंसीज के हैं, सरकार खुद कई सारे आंकड़े कर रहे हैं। आजकल टीकाकरण की बात होती है, डेली सरकार बुलेटिन देती है, कोरोना पर बुलेटिन आता है, कि जो फैक्ट्स की बात करते हैं। तो कई बार ये रेफरेंसेस हमें मदद करते हैं। अब ये एक डोमेन है जिस पर मैं बाद में बात करूंगा कि कोई भी डोनर हमारे प्रपोजल को कैसे देखता है। ये मैंने एक जेनरिक फ्रेमवर्क की बातचीत की, और मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि बहुत सारे डोनर्स के अपने फ्रेमवर्क है, अपनी टेम्पलेट्स हैं, और मैं बहुत सारी टेम्पलेट्स, आप कुछ सैंपल टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, हमारे साथी सत्र के बाद शेयर करेंगे। एक मैं आपकी अगर इजाजत हो, एक डोनर की एक दो टेम्पलेट देखते हैं, फिर आपको आइडिया आएगा कि जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं वो कहाँ फिट हो रहे हैं, अगर कोई डोनर आपको मांग रहा है। साथियों, आप जानते हैं मिजेरियर एक बहुत बड़ा डोनर है, हिंदुस्तान में बहुत सारे फंडिंग करता है, इस तरह के बहुत सारे। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे वो क्या देखते हैं। अभी देखिए उनकी गाइडलाइंस है कि भाई अगर आपको किसी भी उनके यहाँ प्रपोजल भेजना है, फंडिंग रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये पूरा ध्यान से पढ़ना पड़े, है ना। और वो क्या करे कि हमारा पैसा कहाँ से आता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है। The information you provide should describe your project briefly, but precisely should project be approved. The information will serve as basis for the project between your organization and Mizener. ये तो भूमिका है। और for joint assessment of based on the logic of following, यानी ये 5 प्रश्न हैं जिसके आधार पर वो assess करेंगे। Why should something be done, for who, for and who with, यानी किसके साथ, क्यों और कहां करेंगे। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज शुड बी इनिशिएटेड, यानी क्या बदलाव आएगा और उस बदलाव को आप नापेंगे कैसे, वेरीफाइबल कैसा होगा। तीसरा, उसकी सततता कैसे बनी रहेगी, जो मैं अभी बात कर रहा। और चौथा, क्या फंड यूज होंगे। तो ये 4 बड़े प्रश्न इन्होंने अपने रखे। अब ये कह रहे, प्लीज इंश्योर योर रिक्वेस्ट मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट नॉट इंक्लूडिंग एनेक्सर। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी आपका जो मुख्य प्रपोजल हो एनेक्सर को छोड़ के, यानी एनेक्सर को हिंदी में क्या बोलते होंगे, परिशिष्ट, संलग्नक परिशिष्टों को छोड़कर मुख्य बॉडी 30 पेज से ज्यादा न हो, और प्लीज पेज पर पेज नंबर डाले। देख रहे हो लिखा हुआ नंबर द पेज। अब जो मैं सब में नहीं जा रहा हूं, अब ये सारी चीजें वो पहले से खुद कह रहे हैं। अब आप देखिए, मैं इनकी टेम्पलेट पे आता हूँ चीजें, ठीक है। अब एक मैंने जैसे अभी आपको कई सारी चीजों की बात की कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लोकेशन और रीजन, कहाँ किस क्षेत्र में ये परियोजना होने वाली है, प्लान्ड फंडिंग पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कब से कब तक, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हम कह रहे हैं। मान लिया जाए हमने कहा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 तक का हमारा प्रोजेक्ट है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल आ गया, लीगल होल्डर प्रोजेक्ट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड क्या, पता क्या, अता क्या, ईमेल, बैंक अकाउंट, और चूंकि ये विदेशी हैं तो IBAN, स्विफ्ट और इस तरह के जो नंबर है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल ओनर कौन होगा। बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े और खासकर कॉर्पोरेट में भी वो कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, उनके डिटेल क्या है।
ये कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, और ये बेसिकली ये लीगलिटीज है प्रोजेक्ट्स की। अब इनकी देखेंगे गाइडलाइन क्या क्या मांग रहे हैं। अब देखिए पहला, प्रोजेक्ट रेशनल रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट 1 to 3 पेज। अब मैं इसको बहुत मैंने अभी जैसे आपको बार बार इस पे जिक्र किया, चर्चा की, व्हाई, हु फॉर एंड हु विद। ऊपर वाला ये आप तीर वाला देखिए, टू अचीव व्हाट इफेक्ट्स, हाउ टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, फंडेड हाउ। अब आप देखिए कि क्यों, किसके लिए, किसके साथ, क्या हासिल होगा इससे, ये कैसे जारी रहेगा, और इसके लिए संसाधन और कौन कौन दे रहे हैं। स्पष्ट हो पा रहा? बिल्कुल। अब ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर अलग अलग उसमें बताए थे, अब यहाँ पर इनका है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये आ जाए संक्षिप्त विवरण दें 1.1 में, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द प्रोजेक्ट होप टू अचीव रेलिवेंट, यानी किस संदर्भ में क्या बदलाव औचित्य इस परियोजना का है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या पहले आपने कोई काम किया वहां क्षेत्र में, उससे क्या सीख मिली, और उस सीख का इस परियोजना में कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उन्होंने, अब मैं इस सब पे डिटेल में नहीं, ये आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सारी चीजें आप किसी भी आजकल वेबसाइटों पे गूगल करेंगे तो बहुत सारे डोनरों के ऑलरेडी टेम्पलेट। दूसरा सवाल, टारगेट ग्रुप और जो हितभागी हैं 2 से 5, व्हाई, हु फॉर एंड हु, टू अचीव व्हाट इफेक्ट्स। अच्छा सॉरी, टारगेट ग्रुप में हु विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट्स। अब इसमें आपकी जो मेन हाउ मेनी फैमिलीज, अब इसमें नंबर गेम है ना, कितने तक पहुंचेंगे, डायरेक्टली कितने तक, इनडायरेक्टली कितने तक, इसको मेजर कैसे करेंगे, टारगेट ग्रुप कैसे सिलेक्शन होगा, टारगेट ग्रुप प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे इन्वॉल्व होगा। तो जो मैंने कहा था पहले भी, एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है प्लानिंग की और एक टॉप डाउन। तो हाउ कम्युनिटी, कितने लोगों तक आप पहुंचेंगे और उनका प्रोजेक्ट्स में किस तरह से, या और जो लोग हैं समुदाय हैं उनका क्रियान्वयन में क्या योगदान होगा, दूसरा सवाल पूछा। और कौन इम्प्लीमेंटेशन में जो अन्य है, मान लिया जाए हमने कहा कि एक दाता संस्था कह रहा है कि हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, हमारे अलावा और इसमें आपको कौन कौन मदद करने वाले। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की हमें यहाँ पे डिटेल में बातचीत वो पूछ रहे हैं। तीसरा है ये इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट ओरिएंटेड, वो इफेक्ट कह रहे हैं तो आप समझ गए, इफेक्ट माने आउटकम लेवल, LFA का आउटकम, इफेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड आउटकम एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। तो 8 से 10 पेज उन्होंने कहा। अब देखिए मैंने पहले कहा था एक्टिविटीज क्या होगी, आउटपुट्स क्या होंगे, CUs का आउटपुट्स कैसे होगा, और आउटकम्स उससे कैसे निकलेंगे। और ये 2 तरह के, व्हाट आर द डायरेक्ट रिजल्ट दिस प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट, और व्हाट आर द इनडायरेक्ट रिजल्ट दिस प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट, यानी सीधे क्या होगा। और अब ये देखिए लेवल भी कह रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे एक्टिविटीज आउटपुट, आपको याद होगा मैंने कहा था। अब ऑब्जेक्टिव के लेवल पे आपके आउटकम्स और इफेक्ट्स की बातचीत हुई, और गोल के लेवल पे इम्पैक्ट्स की बात हो रही है ना। तो ये जो मैंने, अब इसमें आपको डिटेल प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी विच कॉम्प्रिहेंसिव, अब इसमें आपको डिटेलिंग हर एक की जो आपने आपके रिजल्ट एरिया है वो आपको देने पड़ेंगे। उसी तरह से हर एक के लिए क्या क्या करेंगे। अब ये जैसे मैंने रिजल्ट की ऊपर बातचीत की थी, स्ट्रेटजी पे आ गए, एक्टिविटीज क्या प्लान किए, तो डिटेल में पैकेज ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है, और उसके बाद इस टीम को प्लान्ड एक्टिविटीज को लीड क्या एक्सपेक्टेड टू लीड इनमें से, अच्छा एक्टिविटीज का आ गया। अब उसके बाद क्या प्रोजेक्ट टीम और टीम का कंपोजिशन होगा। उसके बाद आप आएंगे तो इंडिकेटर्स पे आ गए, व्हाट इंडिकेटर्स विल बी, यानी क्या सूचकांक होंगे, और जो आउटकम और इम्पैक्ट मॉनिटरिंग आपकी M&E प्रोसेस क्या होगी। अब देखिए इसमें सवाल, हु विल बी इन्वॉल्व इन ऑब्जर्विंग कलेक्टिंग डाटा, कैसे करेंगे, टारगेट ग्रुप को कैसे करेंगे, तो M&E का डिटेलिंग आप मांग रहे हैं। और फिर सस्टेनेबिलिटी का 1 से 2 पेज। अब देखेंगे इन्होंने अपनी पेज लिमिट भी बांधी हुई है। हाउ विल यू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट आफ्टर मिजेरियर हैज स्टॉप फंडिंग, यानी मिजेरियर ने फंड बंद कर दिया तो उसके बाद ये कैसे चलेगा।
और हर डोनर शुरू में कोई, मैं आप साथियों को अनऑफिशियली एक गुप्त बात बता रहा हूँ, कोई भी डोनर आपको सीधे ये नहीं कहेगा कि इस बार हम प्रपोजल दे रहे हैं आगे भी देंगे। तो पहली बार सब यही कहेंगे कि हम 3 साल के लिए देंगे, बट कई सारे डोनर्स का एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है कि 10 साल हम काम करेंगे या 12 साल करेंगे, दैट्स मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। पर प्रपोजल में हमेशा 3 साल 2 साल का जो साइकिल है उसी पे बातचीत करेंगे। तो उसमें यह कि आपकी सस्टेनेबिलिटी, यानी आपकी संस्था की नहीं, जो हमने कार्यक्रम वहां पर किया है, जो हस्तक्षेप किया है, वो कैसे वहां पे सस्टेन करेंगे, इस पर एक डिटेल में हमारा सस्टेनेबिलिटी जो प्लान है। अब आगे कॉस्ट एंड फाइनेंस पे कि हमारा कॉस्ट प्लान क्या है। और जैसे मैंने कहा था, जैसे उसमें असेट्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ है, नॉन रिकरेंट है, स्टाफ कॉस्ट है, और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, उसके लिए हमारा फाइनेंसिंग प्लान क्या है। कई बार जब मैंने उस पिछली बार याद, आपने बजटिंग की मैंने जिक्र किया था कि 3 साल में हमने 30 लाख रुपया चाहिए, हर साल का 10 लाख है, 10 लाख में भी हमका एनुअल फ्लो ऑफ फंड क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारा हैवी कंस्ट्रक्शन डोमिनेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, हो सकता है पहले साल में हाईएस्ट हो, दूसरे में कम, तीसरे में ज्यादा। उस जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से हमें जो फंड फ्लो का भी एक प्लान बनाना चाहिए। मान लिया जाए हमने कहा प्रोजेक्ट का टाइटल ये है, इसमें इतना हमको आपसे चाहिए, इसमें कोई और पार्टी दे रही, इसमें लोकल कंट्रीब्यूशन होगा और टोटल इतने की जरूरत है। फिर लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मेजेरियर से, 5 लाख रुपया BYK वाले अजीत जी देंगे और बचा हुआ 5 लाख आप समुदाय में योगदान के तौर पे इसको पैदा करेंगे। तो ये जो डिटेलिंग है आप देखिए, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें उन्होंने अपनी इसकी बातचीत की है। तो ये इस तरह से बहुत सारे डोनर हैं, खास करके यूरोपियन और ऐसे इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं, उन डोनर्स में इस तरह के बहुत सारे फंडिंग्स के प्रावधान हैं। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे डोनर का भी कंसोर्टियम्स होता है। कंसोर्टियम माने गठबंधन। तो कई बार कई डोनर एक साथ फंड भी करते हैं। अब यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है या फंड है, या GF स्मॉल ग्रांट है, UNDP है। अब उनका एक EU NGO प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट है। देखिए अब इस टेम्पलेट पे ध्यान दीजिए। अब ये इंटरनेशनल है तो देश का भी जिक्र जाएगा, कवर पेज, कंट्री, सबमिशन डेट, प्रोजेक्ट नंबर वो डालेंगे, एप्लीकेंट कौन है, किस साल में संस्था बनी, तो संस्था का डिटेल आ गया। अब आपका प्रोजेक्ट में इसमें क्या इंडिकेटेड है, थीमेटिक एरिया क्या है प्रोजेक्ट। अब उसमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा हमारी कैटेगराइजेशन क्या होगी, क्योंकि जब उनकी आप गाइडलाइंस देखेंगे तो ऑलरेडी उस तरह से स्टेटेड है। फाइनेंसेस कितने चाहिए, कई बार डॉलर में, यूरो में, वो हम कन्वर्ट करते हैं। फिर अब आप आए प्रोजेक्ट का रेशनेल। अब आप देखिए मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ जनरल टेम्पलेट में, अब आप देखिए प्रोजेक्ट समरी, ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड एंड कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, यानी संस्था का पृष्ठभूमि क्षमता क्या है, परियोजना के उद्देश्य और संभावित नतीजे, परियोजना की गतिविधियों का विवरण, टाइम प्लान, समय के साथ गतिविधियों का एक्शन प्लान, समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने की योजना यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का प्लान, नॉलेज मैनेजमेंट। अब आप ये नॉलेज मैनेजमेंट शब्द यूज कर रहे हैं, मैंने डॉक्यूमेंटेशन, MIS उस सब की बातचीत की, रिपोर्टिंग की, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड रेप्लिकेशन, यानी जो परिणाम निकल रहे हैं उसको हम कैसे संचार दूसरों के साथ शेयर करेंगे और उसको फिर कैसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब उसी तरह से प्रोजेक्ट रिस्क मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो इन्होंने पूरा अलग से एक सेक्शन मांगा हुआ कि रिस्क क्या है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का प्लान क्या है, सस्टेनेबिलिटी का प्लान क्या है, कोर बजट, फाइनेंशियल डिटेल्स के, प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर और बैंक डिटेल्स, और फिर एनेक्सर में EU जो इंडिकेटर है इनके, उस इंडिकेटर में कई बार डोनर्स के अपने इंडिकेटर के फ्रेमवर्क दिए हुए, तो इन्होंने अपना पूरा जनरल, अब इस पे जनरल डिटेल में यहाँ नीचे सबका हर एक का ये दिया हुआ है जो मैं बातचीत कर रहा था। जैसे इन्होंने कहा कि एक्टिविटी, देखो जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था ब्रीफ, अब जैसे एक्टिविटी पे आ गए, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टी, इंडिकेटर और एक्टिविटी की भी मॉनिटरिंग का
प्लान कर रहे हैं और वो एक्टिविटी कब होगी। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट फंडिंग कि पहले साल में, दूसरे साल में ये पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी और कुल कितना आएगा। अब एक्सपेंडिचर की अब देखिए रिजल्ट आउटकम्स के इंडिकेटर, इंडिकेटर 1 देखो और CR1 कैपेसिटी रिजल्ट आउटकम 1 है ना, मतलब आपका आउटकम 1, आउटकम 2 जो मैं बार बार कहता हूं। अब उसके लिए इंडिकेटर क्या है, कितने ये हुआ, नंबर ऑफ ये, इसके लिए जो की इंडिकेटर हर एक के लिए आइडेंटिफाई किए। तो ये एक तरह से डिटेल्ड कई जगह के आप देखेंगे इस तरह के फॉर्मेट्स के साथ आते हैं। इवन कई जो CSR में भी है, कई आपने सुना होगा जैसे HCL है, HCL हर साल ग्रांट अवार्ड्स की बातचीत करता है। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं जिनके अपने फॉर्मेट हैं, कईयों के नहीं है, है ना। कईयों के क्या है कि आप हमको भेजिए, जैसे अभी जांगड़ा साहब कह रहे थे कि फिर हम क्या भेजते हैं वो समझ में नहीं आता। अभी देखो मैं आपको एक जो नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, इसका देखो उन्होंने भी एक फॉर्मेट गवर्नमेंट में, इसलिए सैंपल ये दिखा रहा था कि इनकी भी पूरी अपना हुआ है पार्ट 1। अब इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर सरकार में देखेंगे इस तरह से आप अधिकतर पाएंगे। तो ये फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल, टाइटल क्या है, करंट सिनेरियो, सोशियो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है, परियोजना के उद्देश्य क्या है, परियोजना की समरी, प्रपोजल की समरी, टारगेट ग्रुप कौन है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, और एक्टिविटी क्या, प्रोजेक्ट कॉस्ट, और कॉस्ट में एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, है ना, मीन्स ऑफ फाइनेंस, इसको फाइनेंस का सोर्स क्या है, कितना स्टाफ चाहिए, फंडिंग कितना फंड चाहिए स्टार्ट में, मिडिल में, उसका क्रियान्वयन की समय सीमा और रूपरेखा क्या है, क्या मानव संसाधन लगेंगे, क्या आउटकम और बेनिफिट मिलेंगे, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का प्लान क्या है, कोऑर्डिनेशन इस प्रोजेक्ट का कैसे होगा, और उसके बाद एनेक्सर, कॉपी रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिपोर्ट, और ये कॉपी ऑफ पैन, पूरा लीगल रिक्वायरमेंट। तो इस तरह के आप देखेंगे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने भी अपना टेम्पलेट निकाला है कि भाई मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का ये फाइनल होगा, एनुअल रिपोर्ट का। तो इस तरह की मेरा जो शेयर करने का उद्देश्य था कि, और फिर वापस वहीं पे आ रहा हूँ जहां से मैंने शुरू किया है कि जैसे हमने कहा कि अगर हमें अपने पास संस्था में पूरी जानकारी को हम अच्छे से संयोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तैयार रखते हैं, तो डोनर्स के हिसाब से उसको परोसना कठिन काम नहीं है। मुश्किल तब है कि जब हमारे पास रॉ स्टफ नहीं है, मान ली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल नहीं है, बेसलाइन नहीं है, प्रॉब्लम की एनालिसिस नहीं है, संस्था के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें हम तैयार रखें, और दो चीजें, इसलिए आप किसी भी डोनर में, कॉर्पोरेट के, उसकी लैंग्वेज में, उसके फ्रेमवर्क से चीजों को आप रख सकते हैं। इसीलिए जो मैंने लास्ट में एक जो बात की थी, तो इसलिए जो लास्ट में जो क्राइटेरिया में मैं दो तरह के, एक तो OECD का फ्रेमवर्क है कि आपको रेलिवेंस क्या है, यानी उसकी महत्व क्या है, उसकी प्राथमिकताएं कितनी है, दूसरा उसका औचित्य क्या है, दूसरा क्या इफेक्टिवनेस क्या है, यानी उसका असर क्या है, कितना हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या नतीजे प्राप्त करेंगे, किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, और तीसरा इफिशिएंसी, यानी जो संसाधन हम खर्च कर रहे हैं उसके मुकाबले क्या जो नतीजे प्राप्त कर रहे हैं वो दोनों के बीच में तालमेल है, सामंजस्य है कि नहीं, और इम्पैक्ट, लोगों के उस कार्यक्रम, उस परियोजना से लोगों की जिंदगी में, परिस्थितियों में क्या बदलाव आएगा, और आखिरी जो एक डायमेंशन है सततता, यानी वो जो प्रयास आप वहां पे शुरू कर रहे हैं उस प्रयास की निरंतरता लोगों के जीवन में बेहतर नतीजे लाने में कैसे जारी रहेगी। तो ये एक OECD का बहुत तरह का फ्रेमवर्क है। पर एक जनरल में भी अगर आप देखें किसी भी CSR या जिनके कोई फ्रेमवर्क नहीं है एग्रीड, तो वो देखेंगे आपकी, पहला मैंने यहाँ एक अच्छा शब्द लिखा, ऑर्गेनाइजेशनल फिट, दूसरा संस्था की जो क्रेडेंशियल है, यानी संस्था की जो अपनी पहचान है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो USP है, उसकी जो डोमेन एक्सपर्टीज है,
उसको स्थापित कर। तीसरा फिजिबिलिटी, किसी भी जगह पर हम जो प्रपोज करने जा रहे हैं क्या वो वास्तव में करने योग्य है कि नहीं, और है तो उसकी यूजफुलनेस कितना है, उसका वॉल्यूम और स्केल क्या है। तो हम जो कर रहे हैं कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर 10 लोग क्या 3 साल में 10 परिवार 50 लोग क्या कर रहे हैं, स्केल क्या है, हमारे काम करने का तरीका क्या है, समुदाय की सहभागिता क्या है, और आजकल सबसे ज्यादा बड़ा सवाल पूछते लोग उसकी रेप्लिकेबिलिटी का पोटेंशियल क्या है, यानी उसको और व्यापकता में किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी, और उस कार्यक्रम में कन्वर्जेंस की, सरकार की, CSR की, कम्युनिटी की, संस्था की कन्वर्जेंस की क्या अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह के हर डोनर का एक अपना खुद का असेसमेंट क्राइटेरिया होती है, पॉलिसी होती है। और हम लोगों ने भी पिछली बार BYK के साथ एक राही का एक RFP यही ज्वाइंटली लॉन्च किया था वर्ल्ड फूड डे के दिन, और उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे कि आप उसी जिले के होने चाहिए। वो भी मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ संबल प्रोजेक्ट्स का, तो मैं आपके साथ, हमारे साथी राकेश जी और अन्य साथी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि प्रपोजल किसी को देना हो तो उससे पहले की तैयारी अपनी संस्था में अच्छी तरह होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर, आंकड़ों की बातचीत। तीसरी बात, आप बेसिक ढांचे में, जैसे मैंने आपको अभी एक फ्रेमवर्क से शेयर किया, आप किसी भी डोनर का खोजेंगे, जितना हमने आपके साथ शेयर किया ये हर डोनर के यहाँ फिट हो जाएगा। उसकी भाषा अलग होगी, ट्वीक करना होगा, वो ऊपर का कहीं अलग मांग रहा होगा, नीचे का कोई मांग रहा है ना, तो वो अलग बात है। और चौथा कि जो हम जिसको भी प्रपोज कर रहे हैं उसकी, जैसे बार बार हमने पहले भी कहा, उसकी हमको समझ वो चाहता क्या है। कई बार प्रपोजल आते कुछ लिखा हुआ गाइडलाइन है, हम अपना कुछ भेज देते तो मिसमैच हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे साथी कह रहे होंगे सर आपने तो इतना सारा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो स्किल का क्षेत्र है और करने से आएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल है, और जब टीम में बैठेंगे करेंगे लॉजिकली सही है तो भाषा बाधा नहीं बनती है। आपका मॉडल अच्छा, अप्रोच अच्छा, आपका आइडिया क्लिक करता है, भाषा तो कई बार डोनर कहते हैं हम लिख देंगे प्रपोजल, यार चिंता मत करो, अब आइडिया तो लाओ, बढ़िया रैशनैलिटी तो लाओ। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो हम अभी खास करके जब CSR की बातचीत कर रहे हैं, रिजल्ट फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम एंड स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR वाले आज अधिकतर कहते हैं बताइए क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो वॉल्यूम और स्केल की बात करते हैं। कई डोनर कहेंगे क्या क्वालिटी क्या चेंज है, तो ये समझना जरूरी है कि हम अलग अलग डोनर को समझें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, और फिर हम लोग मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रपोजल बना के ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ, और कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को लेके फिर हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं। एक सवाल इसमें जो शायद हो सकता है बड़ा हो, इस गजेंद्र जी ने पूछा है LFA बनाने के चरण क्या हो सकते हैं, मेन उसमें चीजें क्या हो सकती हैं। और एक किसी ने प्रश्न किया है कि अंकिता ठाकुर ने कि प्रपोजल बनाते समय किस किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब उसमें जितने अलग अलग सेगमेंट आपने बताया उसमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और है अंकिता का कि यदि संस्था के पास कोई उपलब्धि ना हो जो आपने बात की है, तो क्या वो प्रपोजल को प्रभावित कर सकती है क्या? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है, और अगर संस्था नहीं है, अभी शुरू काम कर रहे हैं, तो थोड़ा संघर्ष ज्यादा होंगे, आसानी से लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पर फिर आपको बहुत सारे, कई जगह मैंडेटरी है, 3 साल का अनुभव नहीं है, कई लोग ये देखते हैं पास्ट डोनर क्या है, और मेरा उसमें यही जवाब है कि ऐसा कोई बाधा नहीं है। हाँ, चैलेंजेस अधिक होंगे, नए संस्था है, तो उस दृष्टि से तो ऐसा नहीं कि पहले का कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, तो आप शुरुआत, आप प्रोजेक्ट्स भी उस तरह का बनाइए, फिर आपको लोग उसी तरह से देंगे भी, है ना, पहली बात। दूसरा जो सवाल है कि किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है सभी बातें महत्वपूर्ण है, पर 3 बातें बहुत खास है। एक तो
आपकी जो प्रॉब्लम एनालिसिस है, नंबर 1। अगर आपका समस्या विश्लेषण बहुत अच्छा है, और जब आप प्रपोजल में लिखते हैं कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी उस समस्या का विवरण लिखना, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हमारा उद्देश्य और स्ट्रैटेजी है, सही है, यानी जो हमारा पर्पज है और जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है, यानी कैसे हम इस समस्या के लिए या लेट मी रीआर्टिकुलेट दिस, कि पहला हमने कहा समस्या और उसका विश्लेषण और उसमें सारा उसकी प्रासंगिकता। दूसरा हमने कहा समाधान क्रियान्वयन की रणनीति, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अगर कहा ये समस्या है तो हमारा समाधान क्या है और इसको हम कैसे करने वाले। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा रिजल्ट एरिया, कि क्या पाएंगे और कैसे नापेंगे। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या क्या है, समाधान क्या है, और समाधान के चलते हम क्या हासिल करेंगे। तो रिजल्ट एरिया, अब जो भी फ्रेमवर्क मिले। अब कमिंग डाउन टू तीसरा जो प्रश्न, शुरुआत का जो प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछली बार भी हमने कोशिश किया था कि LFA बनाने के लिए, देखिए LFA 4x4 है, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग से शुरू आता, गोल ऑब्जेक्टिव, और जहां पे प्रॉब्लम ट्री और ऑब्जेक्टिव ट्री आपके बहुत अच्छे टूल है। मैंने पर्सनली बहुत यूज किया है और सीखा भी है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर की प्रॉब्लम ट्री बन जाती है और आपकी ऑब्जेक्टिव ट्री बनी है, आप गूगल सर्च करना, एक इसमें LFA को लेके एक बहुत पुराना एक्सरसाइज था, बस कंपनी वाला, आनंद जी खोजना, उसके आपको मिलेगा भी। तो वो बस कंपनी में बस कंपनी चलती थी, बंद हो गई, तो उन्होंने उसको टूल करके पूरा LFA बिल्ड किया था। तो वो हम भी शेयर भी कर सकते हैं खोज के। तो एक तो प्रॉब्लम ट्री और सॉल्यूशन ट्री। आपका जब उद्देश्य वृक्ष बन जाता है, तो मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, उद्देश्य समस्या वृक्ष बनाया, उद्देश्य वृक्ष बनाया, ऑब्जेक्टिव ट्री में आपकी हायरार्की हो जाती है। तो आपके जो टॉप लेवल पे है वो इम्पैक्ट दिखने लग जाते हैं, मिडिल लेवल पे आउटकम दिखने लग जाते हैं, लोअर लेवल पे आपके आउटपुट्स दिखने लग जाते हैं, और फिर नीचे आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब उसमें भी प्रॉब्लम ट्री करने के लिए कई अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग स्टेक होल्डर्स करके, पर एक सिंपल भाषा में प्रॉब्लम ट्री बनाइए, ऑब्जेक्टिव ट्री बनाइए। उस ऑब्जेक्टिव ट्री के आधार पर फिर आप LFA के गोल, आउटकम्स, आउटपुट तय करिए, एंड देन यू डिजाइन एक्टिविटीज। बेसिक वही है, प्रॉब्लम की एनालिसिस, सोल्यूशन की एनालिसिस, उस सोल्यूशन से डिजायर्ड रिजल्ट को आप अलग करते जाए, और वही रिजल्ट आपकी रिजल्ट हायरार्की में आते हैं। यही RVM में भी अप्रोच है। तो हमने इस मॉड्यूल 6 के लिए हमने, जैसा कि लास्ट टाइम मॉड्यूल 5 में भी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया था, क्योंकि लैंग्वेज का हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है। तो हमने इसमें केवल 3 रखे हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 में हमने 1 क्वेश्चन रखा है और असाइनमेंट 2 में हमने 2 रखे हैं। तो इतने अच्छे से, जितने सरल भाषा में आज हरीश सर ने हमको समझाया है, हम उसी को लेकर एक पहला हमारा जो क्वेश्चन है, डोनर्स, दाताओं को समझने, प्रस्ताव लेखन की रूपरेखा और प्रभाव उन्मुख परियोजना के बारे में आपकी प्रमुख सीख क्या रही हैं। और अभी मैं आगे इसकी और डिटेल में बात करूंगा। मॉड्यूल 2 में है कि मॉड्यूल से सीखे गए तथ्यों के आधार पर संभावित CSR डोनर के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव बनाएं। और तीसरा है डोनर के साथ साझा करने के लिए अपनी संस्था का संक्षिप्त प्रोफाइल लिखे। तो इसके 2 वर्कशीट है जिसमें हम बात कर रहे हैं। पहला कि क्षेत्र की डोनर्स को समझने, प्रस्ताव लेखन रूपरेखा के प्रभाव उन्मुख परियोजना के बारे में आपकी प्रमुख सीख क्या क्या रही। तो इसमें जैसे कि सर ने बताया था कि उसका कवर पेज हो, प्रोजेक्ट टाइटल हो, उसकी समरी हो, और उसका बजटिंग हो, और उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। बेसिकली आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा कि हम लोग की फंडर जरूर चाहता है कि मान लीजिए जैसा सर ने बताया था कि 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर हम आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट, तो 3 साल बाद क्या, क्योंकि लॉन्ग टर्म चाहता है हर फंडर की जो भी हुआ है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक चले। तो उसकी प्रमुख क्या क्या सीख रही हैं और आप उसको अपनी संस्था में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।
पहला जो असाइनमेंट है इसी के ऊपर है। जैसा कि हम आपको सारा डिटेल शेयर कर देंगे तो सारा चीज आपको टाइटल जो है आपको मिल जाएगी, तो क्या क्या प्रमुख सीख रही हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। व्हाट हैज बीन योर की लर्निंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग डोनर, फ्रेमवर्क ऑफ प्रपोजल राइटिंग एंड इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग। सेम चीज, उसकी की लर्निंग क्या क्या रही है और उसको कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा है कि मॉड्यूल से सीखे गए तथ्यों के आधार पर संभावित सीएसआर डोनर के प्रयोजना, प्रपोजल जो अभी सर ने गाइड किया है कि उसका टाइटल, समरी, तो पूरा इसका एक प्रपोजल लिखे। देखिए इसको अगर आप हमें भेजेंगे तो एटलीस्ट हमें इसको देख के चेक करके आपको हम जवाब देंगे अगर कुछ उसमें हमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, ताकि कि हम आगे जब भी हम किसी को सबमिट करें तो हमारा जो प्रपोजल का एक जो बेसिकली ना कि उसके कंटेंट की बात करें, जो सर ने हेडिंग बताई है कि उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, वो सारा चीज ध्यान में रखते हुए समरी करके प्रपोजल बना के हमें भेजे असाइनमेंट के थ्रू। और हर एक संस्था में जैसे होता ही है कि अपना प्रोफाइल तो होना ही चाहिए, तो अगर अभी भी है तो उसको अच्छे से जैसा सर ने गाइड किया है आप अपनी संस्था का एक संक्षिप्त प्रोफाइल बना के और हमें भेजें। दूसरा असाइनमेंट ये हो गया। सेम चीज हमने इंग्लिश में भी इसको करने की कोशिश करी है। और ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस हिंदी मॉड्यूल के लिए हमारे राकेश सर हैं जो मेन कोऑर्डिनेटर हैं, उनको आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आप पीडीएफ बना के हैंड राइट करके, हम लोग देखिए जितना कोशिश कर सकते हैं आपकी हेल्प करने में कि आपको जैसी सहूलियत हो आप कृपया वैसे ही करके दें। हम बस जैसा कि बार बार हरीश सर भी फोकस करते हैं कि हम जज नहीं करने बैठे, बट हाँ एक है कि जो हमने सीखा इमीडिएटली अगर उसको करके लिख के अगर हम भेज देते हैं तो हमारा एक रिवीजन हो जाता है। तो आप सारा चीज राकेश सर का व्हाट्सएप नंबर है, प्लस क्या है कि हम हर एक जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों के 4-4 लोग हैं, आपके जैसे कोऑर्डिनेटर है आप उनको भी भेज सकते हैं। और ये मॉड्यूल आपको जो असाइनमेंट है वो 10 मार्च से पहले आपको और या 10 मार्च तक आप उसे भेज सकते हैं। थैंक यू। सभी प्रतिभागियों को विश्व केंद्र की तरफ से और बॉस की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेष करके मैं हरीश जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रपोजल लिखने की सारी टेक्निक्स, विधियों को बहुत अच्छे से बताया, पूरा विवरण के साथ बताया कि किस प्रकार से हम अपना प्रपोजल लिख सकते हैं, उसकी टाइटल क्या होगी, उसकी राइटिंग की क्या क्या कंटेंट होंगे, बजटिंग क्या होगी, इन सब चीज़ों को बहुत विस्तार से और एग्जाम्पल के साथ उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और मैं विशेष रूप से बॉस का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कि इस पूरे मॉड्यूल और प्रशिक्षण के लिए हम लोगों का साथ दिया। और मैं विशेष अपने प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो पूरी तन्मयता के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वो इसी तरीके से अपने तन्मयता को बरकरार रखते हुए अगले सारे मॉड्यूल में वो अपने आप को लगाए रखें और लर्निंग करते रहें। इसी के साथ साथ मैं विशेष रूप से उदय सर, अजीत सर और पूरे बीवाई की टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन से हम लोग इस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.